राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए पॉडकास्ट में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का एपिसोड इतना खास है, जैसे न्यूमरोलॉजी या मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, मैंने ही बहुत सारे एपिसोड किए हैं, पर कभी भी मैंने जो आज का जो पॉडकास्ट है उस पॉइंट पे किया ही नहीं है। जो आज का एपिसोड है, आपने राशि और प्लैनेट्स के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा। क्या आपने सुना है कि नक्षत्र क्या होते हैं? कहते हैं, हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि नक्षत्र के अकॉर्डिंग ही एक बच्चे का नाम रखा जाता है। कहा जाता है कि इसका जन्म गंडमूल में हुआ है। अगर गंडमूल में हुआ तो राशि क्या है, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन वाला था कि ये नक्षत्र होते क्या और इनका हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जब राशि एक है तो ये नक्षत्र कैसे हैं? तो ये पॉडकास्ट अगर मैं कहूँ बहुत यूनिक है और अभी तक मुझे नहीं लगता, मैंने तो अभी तक इस पर पॉडकास्ट किया ही नहीं है। तो बेहद खास पॉडकास्ट है और ये आपकी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट डालता है ये बहुत महत्व रखता है। तो एंड तक जरूर देखिएगा कि कोई जिसका भी जन्म हुआ है और हमारी जो ऑडियंस है देख रही है, किसी न किसी नक्षत्र में हुआ होगा, वो कैसे पता करेंगे वो भी आज के पॉडकास्ट में जानेंगे। साथ में जानेंगे आपका नक्षत्र होता क्या है, कैसे आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालता है, करियर में कैसे आपको सपोर्ट करता है और कौन सा हमें नक्षत्र देखना चाहिए। तो बेहद खास है और इस पर चर्चा करने के लिए आपके और मेरे फेवरेट अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर सौरभ अवस्थी सर। स्वागत करते हैं। राधे राधे सर। नमस्कार, कैसे हैं आप सर? बहुत बढ़िया सर, मुझे ये आज का जो एपिसोड है मेरे लिए तो बहुत यूनिक है और मैं बहुत कुछ सीखने वाली हूँ इस एपिसोड में। ये नक्षत्र जब राशि हैं, प्लानेट हैं, तो ये नक्षत्र का क्या महत्व है सर? नक्षत्र कैसे कनेक्ट करते हैं कुंडली में? देखिए, नक्षत्र मैं ये कहूँगा ज्योतिष में पहली लेयर है। जैसे हम ज्योतिष को अगर हम 4 लेयर्स में बांटे तो हम जनरली ऐसा बोलते हैं कि पहली जो चीज़ है वो हाउसेज आते हैं, हमारे जो भाव आते हैं, फिर उसके अंदर राशियाँ आती हैं, फिर उसके अंदर प्लैनेट्स आते हैं, फिर नक्षत्र तो कोई बात ही नहीं करता। मैं इसको थोड़ा रिवर्स करूँगा। पहले नक्षत्र आता है, फिर राशि आती है, फिर प्लैनेट्स आते हैं, फिर हाउसेज आते हैं। तो इसको मतलब अगर हम ये कहें कि हमारी ज्योतिष की पहली लेयर है। और नक्षत्र बेसिकली अगर हम नक्षत्र वर्ड को ले तो नक्षत्र वर्ड के हम संधि विच्छेद करें अगर हम नक्षत्र वर्ड का, तो हम उसको कह सकते हैं नक्ष और क्षेत्र। नक्ष प्लस क्षेत्र। नक्ष का मतलब हो गया स्काई और क्षेत्र का मतलब हो गया एरिया या रीजन या मैप, उसको आप देख सकते हैं। दूसरा हम इसको ऐसा भी देख सकते हैं कि नक्शा प्लस हमारा ये तारा, नक्शा प्लस तारा, तो नक्षत्र का वो भी एक तरीके का संधि विच्छेद लोग लेते हैं। वो भी वही है कि स्काई मैप, उसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कि वो हमारा स्काई मैप है। दूसरा जो हमारे किताबों में लिखा गया है, जो उसमें है, उसमें बोला जाता है कि नाक्षरति इति नक्षत्र, मतलब जिसका क्षय नहीं हो सकता, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, जो हमेशा रहेगा, वो नक्षत्र है। तो ये इसके मतलब है। और ये हर हमारे जैसे 12 राशियाँ होती हैं हमारी एक उसमें पूरा तो 30 डिग्री की एक राशि है। नक्षत्र 27 नक्षत्र है जो कि 13 डिग्री 20 मिनट का हम लोग लेते हैं। कुछ जगह पर 28 नक्षत्र का जिक्र किया गया है। एक नक्षत्र जो कि अभिजीत नक्षत्र है, वो अभिजीत नक्षत्र को हम हालांकि यूज़ नहीं करते हैं, हम 27 नक्षत्र ही लेके चलते हैं। जो पराशरी ज्योतिष है उसके अंदर 27 नक्षत्र को ही मेजरली यूज़ किया गया है। अब कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं नक्षत्र, कैसे कैसे यूज़ होते हैं, वो भी हम आगे इस पर बात करेंगे। अब जैसे आपने कहा कि 27 नक्षत्र होते हैं, पर सर 12 राशि होती हैं और एक व्यक्ति को कहते हैं ये मेष राशि का है, ये कुंभ राशि का है या मकर राशि का है, तो ये नक्षत्र किस तरीके से फिट होंगे एक राशि में सर? थोड़ा देखिए, नक्षत्र जैसे मैंने बोला आपको 2.25 नक्षत्र के आसपास एक राशि के अंदर आते हैं, क्योंकि 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट, 26 डिग्री 40 मिनट हो गया, 3 डिग्री 20 मिनट हर नक्षत्र का एक चरण। तो ऐसे करके 3 साइकिल्स में नक्षत्र हम डिवाइड कर सकते हैं, पहले 9, दूसरे 9, फिर तो आखिरी के 9, 27 में। और पहली 4 राशियों में 9 नक्षत्र आ जाते हैं, फिर अगली 4 राशियों में फिर 9 नक्षत्र आएंगे, फिर उसकी आखिरी की 4 राशियों में फिर से 9 नक्षत्र आएंगे। तो नक्षत्र का डिवीजन इस तरीके से जनरली होता है। हर एक फिक्स्ड है, वो दैट इज ऑल फिक्स्ड। और नक्षत्र बेसिकली जैसे हर राशि है, मतलब आपका जन्म कभी ना कभी जिस भी राशि में हुआ, हम लोग जानते हैं कि एक राशि है और नक्षत्र उसका मतलब उसकी उसी के अंदर एक नक्षत्र भी आता है। तो जो भी चंद्रमा की डिग्री है आपकी, जैसे हम बोलते हैं क्या जन्म नक्षत्र है आपका, तो जिस भी राशि में चंद्रमा है वो आपकी जन्म राशि हो गई। और जो उसकी डिग्री, चंद्रमा की डिग्री बताएगी उस राशि के अंदर आप किस नक्षत्र में हैं। ओके, मतलब ये कह सकते हैं कि अगर कोई जानना चाहता है कि मैं किस नक्षत्र में पैदा हुआ हूँ, तो जहाँ मून है
उसे हम जन्म उससे नक्षत्र उससे करें। जन्म, और वैसे तो आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं हाँ। कहीं किसी भी फ्री के सॉफ्टवेयर से कहीं से भी आप कुंडली अपनी डाउनलोड करेंगे उसमें आपका जन्म नक्षत्र लिखा हुआ आ जाएगा। ओके, जैसे राशि का एक नेचर होता है जो हम लोग समझते हैं कि एक ये व्यक्ति इस राशि का है और इसका इस तरीके का नेचर होगा। हाँ जी। तो नक्षत्र को हम कैसे, उनका नेचर भी होता है या स्वभाव होता है, मतलब नक्षत्र में क्या क्या चीज आ जाती है सर? देखिए नक्षत्र में जैसे मैंने बोला सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है हमारी ज्योतिष का वो नक्षत्र है। इसके कई रीज़न है जिसकी वजह से मैं ये बोल रहा हूँ और इसको जानना क्यों ज़रूरी है। अब जैसे आपने पूछा एक राशि है, आपने बोला मेरी राशि में मेष राशि का हूँ। अब मेष राशि का हूँ आपका इसका मतलब ये हो गया कि मैं दिल्ली में रहता हूँ। इसका बेसिक अगर हम बोले ना कि मैं दिल्ली में रहता हूँ जी। और अगर आप बोलेंगे कि मैं भरणी नक्षत्र का हूँ तो वो हो गया कि मैं साउथ दिल्ली में या मेरी साउथ एक्सटेंशन में रहता हूँ। ठीक है। अब क्या फ़र्क है दिल्ली में रहना और साउथ एक्सटेंशन में रहना? हाँ, एरिया का वो हो गया, मतलब कितना और एक लेवल चला हाँ, गया। अब आपने बोला मैं भरणी के दूसरे चरण में हूँ, ओके, तो उसका मतलब हो गया मैं साउथ एक्सटेंशन में, दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन के पार्ट 1 के इस ब्लॉक के इस घर में रहता हूँ। तो कंप्लीट एड्रेस जो है वो नक्षत्र से आता है। राशि एक ब्रॉडर पिक्चर है, बड़ी चीज़ बता रही है। नक्षत्र बिल्कुल फाइन ट्यून करके आपको बता रहा है जो एग्जैक्ट, जिसको हम बोलते हैं ना एग्जैक्ट आपके बारे में, चाहे नेचर लें चाहे बिहेवियर लें, चाहे हम कुछ भी लें, लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट लें, वो सब नक्षत्र से ही ड्रिवन है। ओके। इनफैक्ट जब हम शादी के टाइम पे जब हम जनरली हम गुण मिलाते हैं तो वो भी नक्षत्र के बेस पे मिलता है। तो दो नक्षत्र की कंपैटिबिलिटी देखी जाती है, उसके हिसाब से गुण मिलाए जाते हैं। तो पूरा गण जो पूरा वो नक्षत्र का जो सिस्टम है गुण मिलान का, वो नक्षत्र बेस्ड है। ओके, तो जैसे हर एक उसका, जैसे आपने बताया नक्षत्र का एक बिहेवियर होता है, उसके बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। ऐसे ही 27 नक्षत्र हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा, पर सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो कौन कौन से रहेंगे, उस पर थोड़ा हम डिस्कस कर सकते हैं सर? हाँ, उससे पहले मैं आपको सिर्फ एक चीज़ ये बताना चाहूँगा। नक्षत्र की जैसे आपने बोला राशि और नक्षत्र का जो हमने अभी बात करी, आपका कोई भी नक्षत्र, जैसे मैंने बोला आपको मैं मेष राशि का हूँ जी। अब मैं अगर आपको ये बोलूँ मैं मेष राशि हूँ या मैं भरणी नक्षत्र हूँ, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मेष राशि के अंदर ही जो व्यक्ति पैदा हुआ, एक तो जनरल ट्रेट आएगा सभी का, लेकिन मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी भरणी कृतिका। ठीक है। अब आप अश्विनी के हैं उसका अलग नेचर हो गया, भरणी के हैं तो अलग नेचर हो गया, और कृतिका के हैं तो अलग नेचर हो गया। अब ये नक्षत्र का नेचर डिसाइड कैसे होता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नक्षत्र का। तो हर नक्षत्र का इतने सारे फैक्टर हैं। आपने राशियों में कितने फैक्टर सुने हैं कि एक राशि का नेचर हम कैसे डिसाइड करते हैं? एक उसका लॉर्ड होता है, उसका लॉर्ड होता है, एनर्जी उसकी कैसी होती है, किस उसमें है, भाई एलिमेंट कौन सा, उसका एलिमेंट तत्व क्या कौन है, सा है, हाँ। ठीक है, ये 2 चीजें हो गई। स्वभाव क्या है, स्वभाव, चर राशि है, स्थिर राशि है, ये कौन सी राशि है, ठीक है। अब मैं आपको इन्हीं पॉइंट पे अगर लूँ तो ये जो हमने बात करी, हर नक्षत्र का भी एक एलिमेंट होता है, ठीक है, एक एलिमेंट होगा। हर नक्षत्र का विंशोत्तरी लॉर्ड होता है। हम इसको लॉर्ड नहीं बोलेंगे, हम विंशोत्तरी दशा का लॉर्ड बोलेंगे, ठीक है। तो हर एक का, जैसे अश्विनी, जैसे हमारी जो विंशोत्तरी दशा शुरू होती है वो केतु से शुरू होती है। केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, ऐसे इसी तरीके से पहला नक्षत्र जो है अश्विनी, उसका लॉर्ड केतु है जी। दूसरा भरणी, उसका लॉर्ड वीनस। तीसरा कृतिका, उसका लॉर्ड सन, ठीक है। इसी तरीके से इसी ऑर्डर में सारे चलते हैं हमारे नक्षत्र, 9 के 9 नक्षत्र पहले। अब ये तो हो गया लॉर्डशिप वाला। राशि का स्वभाव हमने देखा कि 2-3-4 फैक्टर्स होते हैं जिससे हम राशि का स्वभाव बताते हैं। नक्षत्र में हर नक्षत्र का अपना एक डाइटी होता है या एक देवता होता है, उसका स्वभाव भी उसमें आता है। हर नक्षत्र की अपनी एक योनि है, वर्ण है, हर नक्षत्र का अपना एक पक्षी है, एक पशु है। हर एक चीज़ का स्वभाव का इम्पैक्ट नक्षत्र में पड़ता है। ये नहीं, करीब लगभग 16 या 17 फैक्टर्स हैं जिससे कि नक्षत्र का, हर नक्षत्र का स्वभाव गवर्न होता है उसमें। और उसके अंदर सबसे कम वैल्यू जो रखता है राशि का, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है उसका लॉर्ड है, जिसका उसमें इम्पैक्ट आता है। यहाँ पर वो सबसे कम है, उसके अलावा जितनी चीज़ें हैं वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे देवता कौन है, सिंबल, हर नक्षत्र का अपना एक सिंबल है। उस सिंबल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है उसको नक्षत्र का स्वभाव करने के लिए। हर नक्षत्र का अपना एक मतलब इसी तरीके से सभी चीज़ें जोड़कर हम जब देखते हैं तो नक्षत्र को इन टोटलिटी देखते हैं। वो हर चीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन है नक्षत्र का स्वभाव, बिहेवियर, नेचर बताने में। सर, इससे जैसे आपने बताया कि एक राशि में 3 आपने नक्षत्र बताए। अब मान लेते हैं कोई व्यक्ति मेष राशि का ही, पहले हम मेष राशि ले लेते हैं, लोग थोड़ा इजीली समझ जाएंगे। 3 नेचर आ गए, पर हम लोग उसमें मंगल को ही कहते हैं कि मंगल का इसके अंदर गुण आए हुए हैं। अब आपने कहा 3 में डिवाइड कर दो,
तो अब तीनों अलग अलग, केतु बताया आपने, वीनस बताया और साथ में बताया चंद्रमा, सन। हाँ, ये 3 आ गए एक नेचर के। अब सोचो तो व्यक्ति के अंदर क्वालिटी कौन सी चीज की आने अब वाली देखिए है? चलिए हम बहुत शॉर्ट में बताएंगे, क्योंकि हम नक्षत्र एक्सप्लेन में करने चलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ। लेकिन जैसे मेष राशि है, मेष राशि को हम बोलते हैं बहुत जल्दी जल्दी काम करता है, बड़ा स्पॉन्टेनियस है, बड़ा फास्ट है, उसको हम इस तरीके से लेके चलते हैं। अब मेष राशि के अंदर ही 3 नक्षत्र आ जाते हैं, अश्विनी है, भरणी है और कृतिका है जी। अब इसी के अंदर मान लीजिए अगर आपका मेष राशि में चंद्रमा जो है वो आपका 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में आता है, ठीक है, मान लीजिए 5-7 डिग्री का, तो वो अश्विनी नक्षत्र में आया। अब मंगल की क्वालिटी जो सबसे जल्दी काम करने वाली है, मतलब बिना सोचे समझे काम का, हम बोलते हैं मेष राशि वाला बिना सोचे समझे काम करता है। तो सबसे बिना सोचे समझे काम जो करेगा सबसे ज्यादा तीनों में, वो अश्विनी नक्षत्र वाला करेगा। अच्छा, बिना सोचे समझे इमीडिएट काम कर, जल्दबाजी में और स्पीड में, स्पॉन्टेनियस है, उसको सोचना ही नहीं, सोचना बाद में। भरणी नक्षत्र वाला जो भी काम करेगा एक्सट्रीम्स में करेगा, तो उसके लिए कोई ब्लैक एंड मतलब कोई ग्रे एरिया नहीं है, या तो है तो एक्सट्रीम वाला वो, और इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी उसकी जब वो करेगा। कृतिका नक्षत्र वाला बड़ा क्रिटिकल होगा, बड़ा सोच समझ के करेगा, बहुत मतलब वो उसको कृतिका को आप क्रिटिकल से जोड़ सकते हो, क्रिटिक से जोड़ सकते हो, वो बड़ा ही ब्लंट होगा। जैसे मंगल को भी हम बोलते हैं ब्लंट है, कृतिका नक्षत्र वाले कोई भी फॉल्स जब झूठ बोलोगे उनके सामने कुछ करो, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो एकदम ब्लंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस वाली क्वालिटी मेष राशि की वो कृतिका नक्षत्र वालों में है। सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम वाली क्वालिटी मेष राशि की वो भरणी नक्षत्र में है, और सबसे ज़्यादा स्पीड वाली क्वालिटी जो है मेष राशि की वो अश्विनी में है। तो यहाँ पे इतना फाइन ट्यून कर लिया, 2 व्यक्ति आपको मिलेंगे सेम मेष राशि वाले, दोनों का नेचर अलग है। हाँ। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई मेष राशि के तो दोनों अलग अलग है। आपने पूरी पढ़ के बता दिया जो आपने पढ़ा हुआ राशि का स्वभाव, बोलेगा हाँ इसमें से 50% मैच करता है या 40% मैच करता है। फिर जब आप नक्षत्र के बारे में बताना शुरू करोगे उसको बोलोगे 100% मैच करता है। तो ये फर्क है बस नक्षत्र और राशि का। तो अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो हम क्या 27 नक्षत्र को ऐसा थोड़ा थोड़ा करके जान सकते हैं? क्योंकि अब आते हैं वृषभ राशि में, उसमें 3 नक्षत्र आएंगे। चलिए अभी हमने अश्विनी तो ये मेष राशि के तो डिस्कस कर मेष राशि के डिस्कस कर लिए। अब आते हैं हम वृषभ राशि में, टॉरस में 3 नक्षत्र आएंगे। जैसे आपने कहा कि पहले वाले नक्षत्र वो राशि में 3 आ रहे हैं, जो जिसमें से 2.25 के आसपास आ रहे हैं। तो कृतिका टॉरस में भी आ जाएगा। कृतिका टॉरस में भी, कृतिका का पहला चरण, हर नक्षत्र को भी हम 4 हिस्सों में बांटते हैं, 3 डिग्री 20 मिनट का, जिसको हम बोलते हैं चरण या पद। एक पद है ये चरण, जो भी हम बोले। और एक चरण आता है कृतिका का पहला चरण, वो हमारा मेष राशि में आएगा। बाकी 3 चरण जो है वो हमारे टॉरस में आएंगे, वृषभ राशि में होंगे। अब इसमें भी फर्क है, आप एरीज में कृतिका में हो कि आप टॉरस में कृतिका में हो, इसमें भी नेचर फर्क आएगा आपका। ठीक है नेचर है वही नक्षत्र है, लेकिन राशि बदलेगी और उसका वो चेंज, राशि में चेंज हो जाएगा, रूप बदल जाएगा, उसका स्वभाव बदल जाएगा। जितना क्रिटिकल मेष में था, जितना शार्प उस मेष में था, उतना शार्प यहाँ नहीं रहेगा। यहाँ पे गुण थोड़ा दूसरा हो जाएगा कृतिका। लेकिन फिर भी अगर हम सभी 27 नक्षत्रों की बात करनी है तो हम थोड़ा जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं। तो कृतिका, जैसे कृतिका वर्ड है उसका नाम क्रिटिकल है, क्रिटिकल या क्रिटिक जो होते हैं ना, नुक्स निकालने वाले लोगों में, फॉल्ट फाइंडिंग जो करते हैं। तो हर छोटी बात पे आपको बहुत जल्दी पकड़ लेंगे फॉल्ट फाइंडिंग। चूंकि सन का नक्षत्र है इसलिए कुछ भी झूठ, कुछ भी जैसे बोलते हैं ना फॉल्स, आप कुछ भी बोलोगे, उनको बढ़ा चढ़ा के उनकी बटरिंग करोगे, उनको कतई पसंद नहीं है। तो कृतिका नक्षत्र वाले स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट, सबसे ज़्यादा ब्लंट नक्षत्र है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत मतलब फॉल्ट फाइंडिंग का नेचर उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। ओके, मतलब जो एकदम से ब्लंट होते हैं, मतलब हाँ, जो मुंह पे बोलने वाला नक्षत्र, तो वो कृतिका नक्षत्र वाले होते हैं। वो नहीं शर्माएंगे कि आप कौन हो क्या हो, अगर उनको अच्छा नहीं लग रहा, आपकी बात कोई समझ में नहीं, ठीक नहीं लग रही, तो आपको मुंह पे बोल देंगे। ओके, अब उसके बाद जो अगर हम टॉरस की बात करें, जो दूसरा नक्षत्र उसके अंदर आ रहा है वो आ रहा है रोहिणी नक्षत्र। अब रोहिणी नक्षत्र देखिए, टॉरस के जब रोहिणी नक्षत्र है, हमें सबको मालूम है चंद्रमा जो है एग्जॉल्टेड होता है या उच्च का हो जाता है टॉरस में। तो टॉरस में जब रोहिणी नक्षत्र में होता है तभी हम उसको बोलते हैं उच्च का है। क्योंकि रोहिणी जो है चंद्रमा की, उसकी जो स्टोरी चलती है कि चंद्रमा की सबसे फेवरेट वाइफ थी, जिसके चक्कर में उनको श्राप लगा, और वो सब काफ़ी सारा लंबी स्टोरी है, हम उस पर स्टोरी में नहीं जाएंगे, बहुत बार कवर कर चुके हैं हम लोग उसको। बट रोहिणी नक्षत्र जो है, रोहिणी, और ये भी कहा जाता है भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था रोहिणी नक्षत्र में। तो जैसे भगवान कृष्ण हैं जिनको एक बार शक्ल आप जिनको देखो आप उनको देखते ही रह जाओ, ऐसे ही हमारे
अट्रैक्शन जो है उनके अंदर, यही हमारे रोहिणी नक्षत्र में जो भी व्यक्ति होगा बहुत चार्मिंग होगा, बहुत अट्रैक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा जिसे हम बोलते हैं ना, तो क्वालिटी है कि लोग उनकी तरफ खींचे चले आएंगे, तो वो रोहिणी नक्षत्र वाले हैं। ओके, अब टॉरस में जो तीसरा नक्षत्र आएगा वो मृगशिरा नक्षत्र आएगा सर। बिल्कुल। अब मृगशिरा का मतलब होता है, मृग मतलब हिरण और शिरा का मतलब सर, तो डियर्स हेड हम उसको बोलते हैं, उसका सिंबल जो है डियर्स हेड है। अब मृग आपने देखा, डियर हेड कभी देखा आपने एक जगह स्टिल रहे, वो हमेशा ऐसे देखता रहता है, बहुत एटेंटिव रहता है, कंटिन्यूस हिलता रहता है, हाँ। वो कभी स्टेबल नहीं होता, हर समय कुछ ना कुछ देख रहा है। हाँ। तो सबसे ज़्यादा क्यूरियस नक्षत्र जो है वो मृगशिरा नक्षत्र है। क्यूरियोसिटी उनके अंदर कभी ख़त्म नहीं होती है। तो सबसे ज़्यादा क्यूरियस नक्षत्र हम कहें, सबसे ज़्यादा सस्पिशियस नक्षत्र का है। अगर आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर किसी का मृगशिरा में है तो अब मान के चलिए वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस होगा आपकी हर एक चीज़ में। तो बहुत सस्पिशियस नेचर जो है सबसे ज़्यादा वो मृगशिरा नक्षत्र वाला है। क्या बात है। अब आते हैं सर तीसरी राशि में, मिथुन राशि। अब मिथुन राशि में भी 3 आएंगे, तो मृगशिरा भी मिथुन में आएगा। तो जो हम बात कर रहे हैं टॉरस में जब मृगशिरा की, तो इसमें आगे उसका नेचर थोड़ा चेंज हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए हर चरण के हिसाब से भी हर नक्षत्र का, इसको हम डिटेल में पॉडकास्ट में तो नहीं कर सकते, बहुत डिटेलिंग है, क्योंकि हर नक्षत्र का हर चरण के हिसाब से स्वभाव बदल जाता है। मतलब जैसे हमने पहला 3 डिग्री 20 मिनट का स्वभाव अलग है, दूसरे 3 अब क्या कैसे स्वभाव है बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, हर एक नक्षत्र के लिए कॉमन है। पहला जो चरण है वो जैसे हमारी राशियों की जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है वही रहता है तत्व का। तो पहला जो है वो फायर होगा, दूसरा जो है अर्थ है, तीसरा हमारा एयर है और फोर्थ वाटर है। तो अगर आप एरीज, जैसे हम मेष राशि के एग्जाम्पल ले रहे थे, अश्विनी नक्षत्र का एग्जाम्पल ले रहे थे, तो पहला वाला पहले चरण में अगर होगा, पहले 3 डिग्री 20 मिनट में होगा, तो सबसे ज़्यादा फायरी क्वालिटीज उसके, सबसे ज़्यादा फायरी क्वालिटीज उसमें होगी। थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाएगी अगर दूसरे चरण में होगा, क्योंकि अर्थ एलिमेंट आ गया। इंटेलिजेंस आ जाएगा अगर वो तीसरे चरण में होगा, और थोड़ा इमोशनल हो जाएगा अगर वो चौथे चरण में होगा। और यही वाला ऑर्डर हमें हर एक में चलेगा, हर नक्षत्र में चलेगा। तो मृगशिरा के जैसे आपने बोले पहले 2 चरण हमारे आए टॉरस में, उसके बाद के 2 चरण आए हमारे जेमिनी में। तो जेमिनी में जो आए वो आया एयर और वाटर। तो जब भी अगर कोई भी व्यक्ति जेमिनी में है और मृगशिरा में है और एयर एलिमेंट में आ रहा है, मतलब पहले 3 डिग्री 20 मिनट में आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा टॉकेटिव होगा, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा उसका, बहुत इंटेलिजेंस और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेगा। तो क्यूरियस है ना, मृगशिरा का मतलब क्यूरियस, वो जानना चाहेगा कि क्या, कहाँ पर क्या, हर चीज़ का उसको आंसर चाहिए। तो क्यूरियोसिटी उनके अंदर कूट के भरी गई है मृगशिरा वालों के अंदर। ओके, अब अगर हम मिथुन की बात करें तो उसमें जो दूसरा आ रहा है वो आर्द्रा आ रहा है सर। हाँ जी। तो आर्द्रा के नीचे, अब आर्द्रा का लॉर्ड कौन है? राहु। ठीक है, वो राहु का नक्षत्र है। अब आर्द्रा नक्षत्र जो है ये उनका जो आर्द्रा का डाइटी है वो भी रुद्र है। शिव का जो रौद्र रूप है उसको हम लेके बोलते हैं आर्द्रा, वो ट्रांसफॉर्मेशन का नक्षत्र है। मतलब आर्द्रा के अंदर वो जिस चीज़ को छू लेगा वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी चीज़। आर्द्रा नक्षत्र में मतलब अगर मान लीजिए आपका जन्म नक्षत्र आर्द्रा है तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे। मतलब जो होता है ना, पूरा बदल जाना, पूरा तरीके से ट्रांसफॉर्म होना। एक स्टॉर्म है, उसका ना सिंबल भी स्टॉर्म है, आंधी। तो जीवन में आंधी या आपके आंधियाँ आती रहेंगी और वो दैट बिकम्स द वे ऑफ लाइफ उनका, आर्द्रा वालों का। तो आर्द्रा एक काफ़ी पावरफुल नक्षत्र है जो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है जीवन में, बदलाव। सर अगर हम बात करें मिथुन में जो तीसरा जो नक्षत्र आ रहा है वो पुनर्वसु आ रहा है, पुनर्वसु का फिर नेचर कैसा होगा मिथुन राशि में? देखिए, राहु के बाद आया जुपिटर, ठीक है, आंधी के बाद की शांति आती है, ठीक है। तो ये नक्षत्र जो है पुनर्वसु नक्षत्र जो है ये इकलौता नक्षत्र है अगर हम पूरे 27 नक्षत्र में जोड़े जो सबसे सेटिस्फाइड या कंटेनमेंट जिसको हम बोलते हैं ना, पुनर्वसु वाले बहुत जैसे जो मिल जाए उसमें वो बहुत अच्छा संतुष्ट हो जाते हैं। और पुनर्वसु का मतलब ये भी है कि वापस से उठ के आना, मतलब कोई भी चीज़ में हार ना मानना, वापस से फिर से फाइट करना, फिर से आगे आना, ये दोनों क्वालिटीज़ रहेंगी। बहुत सेटिस्फैक्शन और कंटेंट, मतलब अगर आप मान लीजिए कोई भी पुनर्वसु वाला है आप उसको बहुत जनरली देखेंगे, बहुत जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट है, बहुत ज़्यादा हाय तौबा नहीं मचा रहा कि मुझे ये भी चाहिए। इस कंटेंटमेंट बहुत बड़ी क्वालिटी है पुनर्वसु वालों की। ओके, अब यही पुनर्वसु चौथी राशि जो मतलब कर्क राशि है उसमें चला जाएगा, तो सेम नेचर रहेगा, वही आपने जो बताया एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब आते हैं सर कर्क में पुनर्वसु भी आ गया, अब आ गया हम दूसरा जो बोलते हैं वो पुष्य।
पुष्य नक्षत्र आ गया जो कि सैटर्न का नक्षत्र शनि है। का नक्षत्र है। हाँ। अब देखिए शनि का नक्षत्र है, हालांकि शनि का नक्षत्र है तो क्या पुष्य नक्षत्र सबसे अच्छा नक्षत्र माना जाता है। जब भी आपने सुना भी होगा एक योग आता है रवि पुष्य योग, ठीक है, वो बहुत अच्छा माना जाता है कि रविवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र हो हाँ। तो वो ऑटोमेटिक बहुत ऑस्पिशियस हो गया, आप उस दिन कोई भी अच्छा काम कर सकते हैं। अब पुष्य नक्षत्र जो है ये सोशल रिफॉर्मर है, इसको हम बोलते हैं सोशल रिफॉर्मर है। ये कोई चीज़ों को रिफॉर्म करने आया है, बहुत ही मतलब लोगों कंपैशनेट जिसे बोलते हैं ना, बड़ा कंपैशनेट है, किसी का दर्द नहीं देख सकेगा, कि हर एक चीज़ उसको रिफॉर्म करना, उसको चीज़ें जो खराब चल रही है ना वो नहीं पसंद आएंगी। कोई करप्शन हो रहा है कहीं पे, कहीं किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो ये व्यक्ति नहीं देख सकता, इसको लगेगा कि मैं इसको ठीक कर दूँ, इसको रिफॉर्म कर दूँ, इसको चेंज कर दूँ। तो ये बहुत बड़े रिफॉर्मर हैं, जितने बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर हुए इस नक्षत्र के अंदर। मेरे ख्याल से नेल्सन मंडेला का शायद ये पुष्य नक्षत्र रहा है, और भी बहुत सारे लोगों का पुष्य नक्षत्र मतलब जो अचानक से खड़े हो जाते हैं समाज के लिए, हाँ आई जी। थिंक उन लोगों में ये पुष्य नक्षत्र हाँ, पाया पुष्य जाता है। नक्षत्र बहुत ज़्यादा लोगों में, मतलब जो सोशल रिफॉर्मर में है वो आएगा। ओके, अब कैंसर में जो थर्ड आ रहा है वो अश्लेषा नक्षत्र आ रहा है जो कि बुध का नक्षत्र है। बुध, अश्लेषा नक्षत्र अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टडी है अश्लेषा नक्षत्र की। अश्लेषा नक्षत्र देखिए, ये वो लोग, अश्लेषा का जो सिंबल है वो कोबरा है, वो तो हेड है, ठीक है। और उसका अश्लेषा का मतलब भी, जो वर्ड का मतलब भी है कि वो विष से, वेनम जो है उसका, उससे लैस है, या उस तरीके से उसको देखा जाता है। ये लोग अश्लेषा वाले जो है ये जैसे सर्प की, एक सांप की एक प्रवृत्ति होती है, वो सूंघ के या दूर से पहचान लेता है, राइट, ठीक है। ये वही लोग हैं, कमरे में एंटर करेंगे और समझ, एक ही नज़र में जान लेंगे कौन सही कौन गलत, कैसा क्या है। ये सबसे ज़्यादा, मैं ये कहूँगा अगर हम पूरे बोलेंगे, सबसे ज़्यादा अनट्रस्टवर्दी नक्षत्र है, इस पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। मतलब ये कह सकते हैं अश्लेषा नक्षत्र वाला पर ट्रस्ट ना किया जाए। ये व्यक्ति सी, अगर ये दोस्त है आपका, बहुत अच्छा दोस्त भी हो सकता है, लेकिन ये व्यक्ति आपको कभी भी, मतलब जैसे उधर डिसीट, डाउटफुल, ये जितने भी हमारे ये नेगेटिव चीज़ें आती हैं वो अश्लेषा में आती है। लेकिन ये पॉजिटिव ये है कि ये अगर रिसर्च पे चले गए, कोई चीज़ ऐसी चीज़ करने में चले गए, बहुत ही बढ़िया काम करते हैं अश्लेषा वाले। अश्लेषा वालों के अंदर, और ये स्पिरिचुअलिटी के अंदर अगर ये जाते, मतलब सी अश्लेषा का मतलब हम सर्प से लेते हैं तो कुंडलिनी से लेते हैं, तो कुंडलिनी शक्ति जागृत करना, या कुंडलिनी वाला अगर इस एनर्जी जो, दो तरफ ही जाते हैं इंसान, या तो गलत साइड जाते हैं, सही साइड जाते हैं। गलत साइड गया तो ये किसी के साथ भी बैठे बैठे बहुत बड़ा गेम, बहुत बड़ी स्कीमिंग, प्लानिंग, ये सब कर सकते हैं नेगेटिव तरीके से। और अगर पॉजिटिव गया तो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा राइज कर सकते हैं। दोनों क्वालिटीज इनके अंदर आती है, दोनों क्वालिटीज आती है। और मतलब ये लोगों को दूर से ही पहचान लेंगे और ये इजीली ट्रस्ट नहीं करेंगे, या ये तो खुद भी ट्रस्ट नहीं करेंगे किसी पे, और इनके ऊपर भी ना ही करें तो अच्छा है। जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था कि नक्षत्रों को चरणों में, मतलब 4 पॉइंटों में बांट दिया। अब आते हैं हम सिंह राशि पर, जहाँ शायद केतु से फिर से स्टार्ट होता है। तो सिंह राशि में जो पहला नक्षत्र आ रहा है सर, वो आ रहा है मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र सिंह राशि आपने बोला। अब सिंह राशि का क्या नेचर है? सिंह राशि क्या हुआ? सिंह राशि तो राजा हो गए, ठीक है, राजा वाले। उसमें आया पहला नक्षत्र केतु का मघा। अब ये क्या था? ये इस जन्म के राजा नहीं है, ये पिछले जन्मों से राजा बन के आ रहे हैं। अच्छा, तो अगर कोई सिंह राशि में पैदा हुआ, जिसका चंद्रमा सिंह राशि में और पहले 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में आ रहा है, तो समझो वो पिछले जन्मों से राजा ही बन के आ रहा है। वो राजा है, अथॉरिटी उनको नेचुरली आती है, ठीक है। पास्ट लाइफ के सारे पॉजिटिव चीज़ें जो है, ये गुण जो है वो लेके आते हैं। बहुत बड़ा कनेक्शन है इनका पास्ट लाइफ से, मघा वालों का। और ये मतलब ये राजा ही, इनका जो सिंबल है वो भी थ्रोन है, गद्दी। तो जो राजा की गद्दी होती है वो, तो ये नेचुरल बॉर्न लीडर्स हैं। बॉर्न मतलब राजा ही, अथॉरिटी देना, अथॉरिटी में बात करना, अथॉरिटी से काम करना, चाहे कुछ भी ना हो सामने वाले के पास, लेकिन आपको ऐसा दिखेगा ये व्यक्ति कि कहीं का राजा ही है, अपने आप को राजा ही समझता है। तो वो हमारे मघा नक्षत्र वाले लोग हैं। ओके, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जैसे बैठने का स्टाइल भी एक तरह से राजा, सब कुछ, सारा बिहेवियर जो है वो बिल्कुल ऐसा लगेगा पिछले कई जन्मों से। पता नहीं, आप बोलते हैं ना हम लोग, पता नहीं कौन से इनकी जागीरें चल रही हैं अभी, कौन सा इनका राजपाट चल रहा है। लेकिन ऐसे मघा नक्षत्र वालों का वो राजपाट पिछले जन्मों से चला आ रहा है, और उनके पिछले जन्मों को बहुत ज़्यादा पुण्य कर्म इस जन्म में लेके आते हैं। ओके, अब सिंह राशि में ही दूसरा जो नक्षत्र आता है वो होता है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र।
तो ये कैसा होता है सर, इनका नेचर कैसा होता है? देखिए पूर्व फाल्गुनी जो है हमारा, इसका जो सिंबल है उससे आप समझे, सिंबल जो है इसका वो है एक बेड के फ्रंट लेग्स, अच्छा, आगे वाले जो पैर होते हैं वो। हाँ। ये लोग पैदा हुए हैं पूर्व फाल्गुनी वाले लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय करने के लिए। ओके। कंप्लीट एंजॉयमेंट जिसे हम बोल सकते हैं, कंप्लीट मतलब हर एक तरीके फुलफिलमेंट जैसे बोलते हैं ना, लाइफ को पूरे तरीके से जीना, एंजॉय करना, या हम कहें कि अपने आप को मतलब लाइफ जगह तरफ। और ये बहुत बड़ा इनके अंदर एक और पॉइंट है, लाइफ एंजॉयमेंट के साथ साथ आई मी माई सेल्फ वाले नक्षत्र हैं। मैं मेरा बस, मतलब आप कह सकते हैं सेल्फ लव वाले, सेल्फ सेंटर्ड कह लो, सेल्फ लव कह लो, सेल्फ एंटरटेनमेंट कह लो, सेल्फ जो मर्जी आप कह लें, सेल्फ के ऊपर फोकस करो। मतलब अगर लोगों को समझाया जाए तो जो जिंदगी जीने आए हैं, हाँ, वो पूर्व फाल्गुनी वाले आए, बाकी सब तो टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। क्या बात है। अब आते हैं सर इसी के नीचे, अगर इसी में ही देखें सिंह राशि में आता है उत्तर फाल्गुनी। अब ये लोग कैसे? अब उत्तर फाल्गुनी वाले भी जो है, इनसे दानवीर ज्यादा कोई नहीं है। अच्छा। जेनरस, ये जेनरसिटी का नक्षत्र है, काइंडनेस का नक्षत्र है, दया दृष्टि का नक्षत्र है। तो ये बहुत ही जेनरस नक्षत्र है, इनसे जो मांगो वो आपको दे देंगे। उत्तर फाल्गुनी मतलब पूर्व और उत्तर, ये जब भी पेयर में नक्षत्र आते हैं, दोनों का काफी हद तक कुछ ना कुछ क्रॉस होता है नेचर का। तो ये उत्तर फाल्गुनी वाले भी बहुत अच्छा नक्षत्र है, उत्तर फाल्गुनी भी, और बहुत ही दानवीर और जनरस किस्म के लोग आपको मिलेंगे उत्तर फाल्गुनी में। ओके। कुछ चरण इसके कन्या में आ जाएंगे। तो वही सेम जैसे सर ने बताया था कि वही जो तत्व हैं उनके अकॉर्डिंग आप डिवाइड करें। अगर अब उत्तर फाल्गुनी के बाद अगर जो कन्या में आता है वो है आता है हमारा दूसरा नक्षत्र जो रहेगा हस्ता। हस्ता नक्षत्र का नेचर कैसा होता है? देखिए अब ये हम लोग ना अंग्रेजी पढ़ के ना हमारे साथ बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हम लोग सारे नक्षत्र में ए लगा देते हैं, हस्ता नहीं है, हस्त है। हस्त है। हस्त नक्षत्र, हस्त का मतलब होता है हाथ। ओके। ऐसे ही हम जब अभी आप हस्त के बाद आगे बढ़ेंगे तो हम चित्रा बोलेंगे, चित्रा नहीं है, वो चित्र है, चित्र ओनली। तो चित्रा हम इंग्लिश में चूंकि पढ़ते हैं तो उसको हम ए लगा देते हैं, तो इसलिए हस्ता बोलते थे उसको। जी। वो एक्चुअली हस्त नक्षत्र है। हस्त का मतलब होता है हाथ। अब हस्त नक्षत्र वाले जितने भी हैं ये बहुत ज़्यादा स्किल, अगर आपने देखा हो स्किल, चाहे वो हाथों से काम करने वाला, आप कोई बहुत बड़े पेंटर हो, बहुत बड़े आर्टिस्ट हो, बहुत सर्जन हो, बहुत बड़े बढ़िया सर्जन हो, जो अपने हाथों से हम काम करते हैं या जो हम मैनुअली कोई काम करना चाहते हैं, हस्त नक्षत्र वालों से अच्छा कोई नहीं कर सकता। इसलिए जो भी हस्त नक्षत्र वाला व्यक्ति है, अगर वो कोई ऐसा प्रोफेशन चूज करे जिसमें उसे हाथों से काम करना पड़े, वो बहुत इंजॉय करेगा उसको। सफल होगा नहीं होगा वो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो उसको ऐसा लगेगा वो काम नहीं कर रहा, ये तो मेरा शौक है, ये तो मुझे करना ही है काम। तो दे विल बी वेरी वेरी गुड एट डूइंग एनीथिंग विद। प्लस ये बहुत ज़्यादा रूटीन फॉलोअर्स होते हैं। ये एक ही रूटीन फॉलो करेंगे, जैसा चल रहा है वही उसी रूटीन में ही चलते रहेंगे। जितने भी क्रिएटिव वर्क होते हैं वो हस्त नक्षत्र वाले करते हैं। हाँ जी। अब इसी में जो आपने चित्र नक्षत्र बोला, जैसे हम चित्रा नक्षत्र ज्यादा बोलते चले आए हैं, सुनते चले आए हैं, जो कन्या राशि में थर्ड जो आ रहा है नक्षत्र वो आ रहा है सर चित्रा नक्षत्र। और चित्रा वालों का फिर नेचर कैसा होगा सर? देखिए चित्र का मतलब हो गया, चित्र आपने देखा, चित्र का मतलब हो गया पेंटिंग, हम कह सकते हैं चित्र कोई चित्र है। चित्र नक्षत्र हमारा 14th नक्षत्र है जी, 14वां नक्षत्र है। 27 नक्षत्र को अगर हम देखेंगे तो 13 एक तरफ, 14 नक्षत्र एक तरफ। चित्र नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो अपने जो आयांश का नाम सुनो, लाहिरी आयांश हम बोलते हैं, या हम पंचांग बोलते हैं, लाहिरी हम लेके चलते हैं, चित्रपक्ष आयांश हम बोलते हैं, जो हम यूज़ करते हैं कैलकुलेशन में, वो चित्रा नक्षत्र की ही पोजीशन से लिया जाता है। तो वो चित्रा नक्षत्र इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन आर कैलकुलेशंस, जो हमारा एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस है, क्योंकि चित्रपक्ष आयांश जो है वो पूरा इसी पर बेस्ड है, चित्रा नक्षत्र की ही से ही कैलकुलेशन होती है। दूसरा इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, चित्र नक्षत्र वाले जो है इनका बेसिक काम जो है, इनका जो एक नेचर है वो क्रिएट करने का है। तो इनको सिर्फ क्रिएट करना है, क्रिएट सिर्फ क्रिएट करेंगे। क्रिएशन इनका एक मूल मंत्र है, कुछ भी चीज़ है उसको इनको क्रिएट करना ही है। मतलब कह सकते हैं काफ़ी अच्छा नक्षत्र है ये। अब देखिए चित्र नक्षत्र वाले आपको जनरली बहुत ही हमने रोहिणी को बोला अट्रैक्टिव है बड़े, इनको हम बोल सकते हैं डैजलिंग है, बहुत ज़्यादा डैजलिंग, मतलब बहुत ये अलग दिखेंगे। चित्र नक्षत्र वाले आपको भीड़ के अंदर अलग नजर आएगा। चित्र नक्षत्र वाला व्यक्ति ये अलग ही दिख रहा होगा आपको, अट्रैक्शन भी है, चमकेगा भी अलग से, तो अलग चमक इनके अंदर आपको देखने को मिलेगी। ओके। अब सर यही उसमें आ जाता है, तुला में भी इसके कुछ पद आ जाते हैं। अब तुला राशि में एक तो चित्र नक्षत्र आ गया और दूसरा नक्षत्र आता है स्वाति नक्षत्र।
ये लोग कैसे होते हैं, इनका नेचर कैसा होता है? देखिए, चित्र नक्षत्र के बाद हमारा चित्र नक्षत्र के बाद आ गया स्वाति नक्षत्र, फिर से राहु का नक्षत्र आ गया। अब ये स्वाति नक्षत्र वाले, इसका जो मेन वो है, वो इसकी अगेन इट्स लाइक गो विद द फ्लो। इनका जो मेन मैसेज है वो गो विद द फ्लो है, कि जैसा भी चल रहा है, जैसी इसका, क्योंकि एक इसका जो एक सिंबल है वो फेदर है। वन ऑफ द सिंबल्स इज फेदर। पंख होता है ना, अब पंख हवा आती है तो पंख जहाँ की हवा होती है वहीं चल पड़ता है। ये भी व्यक्ति स्वाति वाले भी वैसे ही होते, जैसे रुख जो हमारे वो है ना, रुख हवाओं का जिधर का उधर के हमने, तो वो स्वाति नक्षत्र के ऊपर वो वाली लाइन बिल्कुल फिट बैठती है। तो जैसा माहौल चल रहा है जैसा माहौल वैसे ही। और ये स्वाति नक्षत्र वाले जो है ना, ये अगर इनको हार्मनी पसंद, इनको ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं पसंद। अगर इनको लगेगा ना कि मैं कुछ कम करके भी, मतलब हार मानना नहीं कहेंगे उसको, लेकिन मैं अन्य से फाइट अवॉइड करनी है मुझे, तो मैं ही सॉरी बोल देता हूँ पहले। तो इन्हें हार्मनी पसंद है, इन्हें चाहिए कि हार्मनी रहे, ठीक ठाक रहे, मुझे लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना। पर जैसी हवा चल रही है, जहाँ की वो चल रही है, वैसा ही हो जाएंगे। अब से तुला राशि में ही तीसरा नक्षत्र आता है, वो आता है विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र का नेचर कैसा होता है? देखिए, विशाखा नक्षत्र जो है, ये हमारा विशाखा का मतलब एक और होता है विक्ट्री, राइट, ठीक है, जीतना। तो ये है जो ये वो लोग हैं जो सक्सेस, जीतना, इनका फिक्सेशन है। ये दिमाग में ना थोड़ा, इनके जैसे बोलते हैं ना कि मुझे ये फंस गई इनकी सुई, तो मुझे जीतने, जो भी काम करना है सक्सेस चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये जीतने के लिए ही पैदा हुए, हर चीज़ में जीतना। मुझे अब जैसे दो लोग अपना पॉइंट प्रूव करने पे आ गई बात, छोटी सी बात है कि मुझे ये पॉइंट प्रूव करना, तो विशाखा नक्षत्र वाला अगर होगा तो वो अपना पॉइंट हर किसी भी हालत में प्रूव कर, वो ये दिखाना चाहेगा कि मैं जीत गया। इनको जीतना ही इम्पोर्टेंट है। तो जब भी हम शादियों के लिए देखते हैं, किसी को देखते हैं, अगर किसी का पार्टनर विशाखा नक्षत्र वाला है, तो आप आपकी घर की शांति के लिए, अपने सुख के लिए आप हमेशा हार मानते रहो, उसको जीतने दो, जो जीत रहा है उसी में खुश रहेगा, आपको भी खुश रखेगा। क्या विशाखा नक्षत्र वाले बहुत ज्यादा। और ये मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहूंगी सौरभ सर, मेरी बेटी है और बहुत छोटी सी है, उसे हारना पसंद नहीं है, इसलिए मैं उसे वो समझ भी पा रही हूँ। बिल्कुल। तो ये विशाखा नक्षत्र वाले, जैसे अगर बच्चा है तो उसको, अब उसको देखिए, अब ये बच्चा, आपने बोला आपका बच्चा विशाखा नक्षत्र में, अगर हम इसको सही तरीके से यूज़ करें, अगर हमें पता लग गया विशाखा नक्षत्र में, तो जीतने के बाद क्या मिलता है, हमें सबको एक इनाम मिलता है। एक मैंने ट्रॉफी मिल गई मेरे को, ठीक है, तो ये विक्ट्री है। तो अगर उसको हम इस तरीके से बच्चे को हम करें कि उसको क्लास में फर्स्ट आना है, या उसको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई में बहुत अच्छा करना है, कोई भी काम करना है उसमें उसको बेस्ट देना अपना। क्योंकि हम अगर ये बोले फर्स्ट आना, ये आना, ये तो ये बहुत ज़्यादा पुश करना हो जाएगा अलग तरीके से। बट कोई भी काम करना है उसमें उसकी जीत उसी में है कि वो बेस्ट करे। तो वैसा अगर हम उसे ट्रेन करें, वो हमेशा उसको अच्छा लगेगा। नहीं, बिल्कुल, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप नेचर की बात कर रहे हैं, तो नेचर कहीं ना कहीं मैच कर रहा है उसका, कहीं ना कहीं नहीं मैच करेगा, 100% मैच करेगा। और आपने एक और चीज कही थी कि विशाखा विक्ट्री है, तो अभी 8 ईयर की है और उसने बहुत सारी ट्रॉफी जीत रखी है। सिंबल ही वही है, जीत का। जीत है, विशाखा मतलब जीतना। क्या बात है, मतलब इतना डेप्थ में जाके सर मैंने आज तक नहीं सुना है नक्षत्र के बारे में, इतना डेप्थ जाता है। अभी हम डेप्थ पे नहीं गए, हमने डेप्थ के जो होते रहे, जैसे बहुत ज्यादा मतलब पॉइंट नेचर बहुत ज्यादा उस पानी में पानी आता है तो उसमें ऊपर झाग आता है, झाग बन जाता है, झाग का थोड़ा सा ऊपर के लेयर हमने सीखा। हम दो तीन वर्ड्स ही बात कर रहे हैं हर एक नक्षत्र के बारे में। तो सर हम थोड़ा आगे जाने से पहले, क्या आप इसका कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, मतलब क्या थोड़ा सा कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं? देखिए, हम नक्षत्र का एक कोर्स आने वाला है 23 तारीख से, इसी महीने शुरू होगा, और ये नक्षत्र का आज तक का सबसे बड़ा कोर्स है। मैंने ऐसा कोर्स ना तो सुना है, मैं खुद ही क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं पिछले लगभग 6 महीने से काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ इसी के ऊपर, और इसी पे काम कर रहा हूँ। और ये नक्षत्र के ऊपर आप समझ लीजिए कि हर नक्षत्र के ऊपर इतना बड़ा है कि हर नक्षत्र के ऊपर हम 2 क्लासेस करेंगे। तो एक नक्षत्र के ऊपर 2 क्लासेस, 2 क्लासेस 1.5 से 2 घंटे की एक क्लास होती है। मतलब तो एक नक्षत्र पर अगर देखा जाए तो 1.5 से 2 घंटा आप कह रहे हैं? नहीं, एक नक्षत्र पे 4 घंटे। वही मैं कैलकुलेट 2 दिन करें तो 4 घंटे हो गया। करीब 3 से 4 घंटे के बीच में, 3.5-4 घंटे के करीब बैठेंगे तो उतना करेंगे। तो इसको भी हमने जो करा है, एक तो हो गया हर नक्षत्र का, क्योंकि हम जब एक नक्षत्र की बात कर रहे हैं, नक्षत्र हमारी ये हर नक्षत्र का एक बड़ा डीप कनेक्शन है पास्ट लाइफ से भी, ठीक है।
बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम कुछ ना कुछ मैसेज लेकर आ रहे हैं पास्ट लाइफ से, कोई हमारे लाइफ लेसन्स हैं इस जीवन में हमें जो करने चाहिए। हमारा स्पिरिचुअल पाथ कैसा हो सकता है, हर नक्षत्र की अपनी क्वालिटी जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, अपने स्पिरिचुअल नेचर क्या है हर नक्षत्र का। फिर बिहेवियरल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, हेल्थ, फिजिकल एट्रीब्यूट्स, बहुत दुनिया भर की इसकी क्लासिफिकेशन है। तो एक क्लास तो सिर्फ इसकी जो सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है नक्षत्र की उसमें कवर होगी सारी चीज़ें। फिर हर नक्षत्र का एक प्रिडिक्टिव एट्रीब्यूट है जो, क्योंकि अगर हम एस्ट्रोलॉजी की हम बात कर रहे हैं और एस्ट्रोलॉजर अगर प्रिडिक्शन में ना यूज़ कर पाए नक्षत्र को तो फिर फायदा क्या फायदा, सही बात। ठीक है, अगर तो हम उसको प्रिडिक्शन को, आपकी प्रिडिक्शन को सबसे अलग लेवल पे, मैं ये नहीं कह रहा नेक्स्ट लेवल, मैं ये कहूँगा कि सबसे अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी एस्ट्रोलॉजर या मुझे कोई टीचर नहीं मिला जो मुझे नक्षत्र को प्रिडिक्टिव तरीके से ऐसे समझाए। तो जब मैंने रिसर्च करी, मैंने देखा कि मतलब, और ये नक्षत्र क्या, चूंकि मैंने जैसे बोला कि हमारा चंद्रमा जिस राशि में है, जिस नक्षत्र में है, वो हमारा जन्म नक्षत्र है। क्यों है ऐसा, कभी आप सोच के देखिए ये नक्षत्र ऐसा क्यों, और क्यों ही चंद्र उसी नक्षत्र के लॉर्ड से हमारी विंशोत्तरी दशा शुरू हो रही है। कभी नहीं सोचा सूर्य से क्यों नहीं शुरू हो जाती, या लग्न लॉर्ड जहाँ पर बैठा उसी से हम क्यों नहीं शुरू कर लेते, उसी को बना लेते भाई, हमारा दशा का वो चंद्रमा से ही क्यों हो रही है। क्योंकि चंद्रमा ऐसा बोला जाता है कि हमारे, जैसे हम बोलते हैं माइंड बॉडी सोल, बॉडी हमारा लग्न लॉर्ड है, ठीक है, सोल हमारे सूर्य है, आत्मा, और जो चीज़ हमारे, जो भी हमारे इस जन्म के जो अनफिनिश्ड कर्म है, या जो हम बोले जो पिछले जन्मों के जो वासनाएं रह गई, या जो भी वो कौन कैरी करता है, वो चंद्रमा कैरी करता है, माइंड कैरी करता है, ठीक है, माइंड लेके चलते हैं। माइंड में कहाँ पे, सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड जो भी बोले उसमें, तो वो वही उसी जहाँ पे हमने लाइफ छोड़ी पीछे, उसी लाइफ से वापस से शुरू किया, ऐसा माना जाता है। तभी हमारी किसी बैलेंस दशा में हमारा जन्म होता है। अब ये चंद्रमा ही कैरी करता है, वो चंद्रमा में कौन, नक्षत्र जो है, जिस नक्षत्र में है, क्योंकि उसी के लॉर्ड से हमारी दशा शुरू हो रही है। तो इसका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है हमारी पास्ट लाइफ से। और नक्षत्र की क्वालिटी जो हम बता रहे हैं, आप ये देखेंगे ये बच्चे के अंदर, जैसे आपने अभी बोला 8 साल की बच्ची है, विशाखा नक्षत्र है, और वो अभी से वो कर रही है, तो कहीं ना कहीं हमारा वो कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हम कैरी करते हैं हमारे, जिनको हम अपना इन्नेट टैलेंट बोलते हैं, हमारा जो टैलेंट है वो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो हम पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हैं, तो वो हम लेके चलते हैं। तो ये नक्षत्र ही कैरी करते हैं, नक्षत्र ही लेके चलते हैं। इसी तरीके से जब हम प्रेडिक्शंस पे आते हैं, नक्षत्र की जब हम प्रेडिक्शंस पे आते हैं, तो हर प्लैनेट का हर नक्षत्र के हर चरण में, आप समझ रहे हैं, 9 प्लैनेट, 27 नक्षत्र और 4 चरण, ठीक है, लगभग 928 कॉम्बिनेशन बनते हैं। उतनी प्रेडिक्शंस होती हैं अलग अलग, हर प्लैनेट हर नक्षत्र के हर चरण में अलग रिजल्ट देगा। तो एक तो पहले वो कवर होगा उसमें प्रिडिक्टिव पार्ट में। दूसरा, हर हाउस का, अगर हाउस को हम पकड़े तो भाव मध्य, आपने सुना हो कि हाउस का हम भाव मध्य लेते हैं और भाव मध्य से भाव मध्य लेके चलते हैं। तो भाव मध्य किस नक्षत्र में पड़ रहा है, उसके हिसाब से हाउस की क्वालिटी कैसी होगी, उस हाउस से रिलेटेड कैसा हम देख, जैसे मान लीजिए अगर आपका 4th का लॉर्ड, 4th हाउस का भाव मध्य जो है, अगर हम अश्विनी नक्षत्र में ले लेते हैं, तो ऐसा व्यक्ति घर बहुत जल्दी बदलेगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि वो अश्विनी नक्षत्र में जल्दी बदलने वाला है, उसका नेचर उस हाउस पे इम्पैक्ट आएगा, गाड़ियाँ जल्दी बदलेगा। तो ये हाउस की क्वालिटी भी डिफाइन करेगा नक्षत्र। फिर हम अभी आपने, हम जनरली जो प्रेडिक्शन करते हैं ऐसा बोलते हैं ना कि भाई 10th का लॉर्ड आपका जिस भी हाउस में चला गया, आप वैसा प्रोफेशन काम कर सकते हो, उसका काम का इम्पैक्ट आएगा। एक तो चीज़ वो हो गई। अब हम ये बोलेंगे, उसमें ये सीखेंगे कि 10th का लॉर्ड किस नक्षत्र में चला गया, आप उससे रिलेटेड करियर करिए और वो उस नक्षत्र का पूरा इम्पैक्ट आपके काम में आएगा। अब अगर ये चीज़ जब बात करते हैं, मतलब वही वाली बात है, मैं दिल्ली में रहता हूँ कि मैं साउथ एक्स में पार्ट 1 में इस ब्लॉक में इस घर में रहता हूँ, तो उस डिटेलिंग की जब आपकी समझ आएगी तो आप अलग। फिर उसके बाद एक और पार्ट इसमें मैंने जोड़ा, जो कि हर प्लान, जैसे सूर्य इसमें आ गया, तो सूर्य के अपने कारक तत्व है जी, ठीक है। जैसे भृगुनंदी नाड़ी में पढ़ते हैं अपने कारक, तो फादर को भी डिनोट करते हैं हम सूर्य से। फादर का कैसा नेचर होगा, सन जिस नक्षत्र में है आप उससे मैच करके देख लीजिएगा। आपके सूर्य का कंप्लीट प्रभाव किस तरीके से देखेंगे, उसके कारक तत्वों में क्या इम्पैक्ट आएगा सन के, उसमें वो सारा का सारा सूर्य जिस भी नक्षत्र में होगा उसका इम्पैक्ट 100% सूर्य पे आएगा।
तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर उसी के साथ साथ आपके लिए अच्छे नक्षत्र कौन से हैं, खराब नक्षत्र कौन से हैं, किस नक्षत्र में जब शनि गोचर करेगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी, किस नक्षत्र में जुपिटर गोचर करेगा तो आपको आपके लिए अच्छा टाइम है वो सारी चीज़ें। फिर मुहूर्त निकाला जाता है नक्षत्र से, गुण मिलान और वो सब चीज़ें तो है ही। तो अनलिमिटेड टाइप की हमारी वो कंटेंट बन जाता है। फिर कुछ आता है हमारा, ये 2 चीज़ें हो गई। फिर आता है जनरल पार्ट, मतलब जो जनरली मैंने देखा है बहुत सारे लोग नक्षत्र को पूरा का पूरा वो जनरल पार्ट जो है, ये दोनों बातें तो छोड़ ही दो, जनरल में ही कवर कर देते हैं कि भाई नक्षत्र के योनि क्या है, वर्ण क्या है, नक्षत्र का एलिमेंट क्या है, तत्व कौन सा है, गुण कौन सा है, दोष कौन सा है, उन्हीं में ही कर देते हैं। वो तो बहुत बेसिक जानकारी है, उनको तो हम पहले शुरू के 5-6 क्लासेस में करेंगे, जो भी सारी जानकारी कवर करेंगे। भाई हर नक्षत्र के, जैसे हमने राशियों के 3 स्वभाव पढ़े, चर, स्थिर और द्विस्वभाव, 3 स्वभाव है। यहाँ 7 स्वभाव नक्षत्रों के, 7 उसमें भी स्तर आता है, स्थिर आता है, चर आता है, मिश्र आता है, क्षिप्र आता है, ऐसे 7 इसके अंदर भी स्वभाव आते हैं। अब वो क्या बताते हैं, अब जैसे मान लीजिए कोई काम आपने शुरू करना है, कोई भी काम नया शुरू करना है, आप चाहो लंबे समय तक चले, तो वो हम स्थिर नक्षत्र के अंदर शुरू करेंगे। तो ऐसे 7 स्वभाव है, उन सबके उस हिसाब से मुहूर्त कौन सा काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो चीज़, उस चीज़ का भी डिस्कशन हम उसमें करेंगे। तो ये पूरा कोर्स है, मेरे हिसाब से 60 क्लासेस लगेंगी, 8 महीने का कोर्स है लगभग। हो सकता है 60 से कुछ ज़्यादा भी हो जाए, क्योंकि ये पहला कोर्स आएगा, तो इसमें हम सब कुछ करेंगे। अगले कोर्स में हम सोचेंगे किसको कितना काटना है, नहीं काटना है, क्या देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो इट्स अ वेरी लेंथी कोर्स। वाह, मतलब सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर किसी को मैरिज लंबे समय तक करनी है तो उसके लिए भी स्थिर नक्षत्र को, मैरिज के अलग नक्षत्र है, किस नक्षत्र में हमें शादी करनी चाहिए वो अलग है। जैसे रोहिणी नक्षत्र है, उसमें आप शादी करिए, ठीक है। तो किस मैरिज नहीं, आपको काम शुरू करना है, तो किस समय काम शुरू करना चाहिए हमें, तो हम स्थिर नक्षत्र देखेंगे कि लंबा समय चले। मतलब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, जैसे सर ने बताया ना कि मेरे लिए भी थोड़ा सा समझना, ये एक ऐसा कोर्स है जो आप डेप्थ में समझ सकते हैं कि आपकी लाइफ में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या चल रही है। कई लोग क्या होता है, जैसे हम कई सर पॉडकास्ट करते हैं एस्ट्रोलॉजी के, तो लोग कहते हैं कि मेष राशि वाले, तो आपने बताया कि नेचर, अब आज शायद मुझे पॉडकास्ट में क्लियर हुआ कि वो जब चरणों में डिवाइड हो गया तो उसका नेचर भी चेंज हो गया। तो कई लोग कहते हैं मेरा तो ऐसा नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, तो वो सारी कहानी नक्षत्र में आकर टिक जाती है। तो अभी सर एक ना, हम आगे बढ़ने से पहले आपने कहा कि प्रेडिक्शंस का भी इसमें पार्ट रहेगा, तो आपने इतना सारा रिसर्च किया है, कोई ऐसी प्रेडिक्शंस आपने की है जो आज हमारे पॉडकास्ट के दौरान आप करें? मैं प्रेडिक्शंस देने में और ऐसी बातें करने में बिल्कुल भी, मतलब आपने कभी मेरा किसी उसमें देखा भी नहीं होगा। हालांकि मैंने बहुत, चूँकि क्लासेस में बहुत लोग अप्लाई करना है, किसी पॉपुलर उस पर अप्लाई करें, कुछ निकालें, रिजल्ट निकालें। हालांकि जितनी भी प्रेडिक्शन हमने क्लासेस में करी है रिगार्डिंग कोई मैच है, कोई कुछ है, वो लगभग सही आती है। और फिर बाद में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग के चलो जी जो हमने सीखा उसको अप्लाई किया और वो ठीक आ गया उतने पर्पस के लिए। लेकिन अभी पीछे मेरा अष्टक वर्ग का कोर्स था, तो अष्टक वर्ग में भी नक्षत्र बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि पूरी कैलकुलेशन अष्टक वर्ग की जो हम प्रेडिक्टिव कैलकुलेशन करते हैं वो तभी वही उसी में करते हैं कि भाई शनि का अगर कोई हम गोचर देख रहे हैं या कुछ देख रहे हैं तो नक्षत्र के लेवल पे, और वहाँ पे हम नक्षत्र को हम या उसको हम राशि को हम अलग टाइप से डिवाइड करते हैं, और यहाँ पर वो भी वही नक्षत्र के हिसाब से ही देखते हैं। तो एक प्रेडिक्शन अष्टक वर्ग में भृगुनंदी नाड़ी में 3-4 क्लासेस में एक साथ हुई थी, तो हम उसी पे चल रहे थे। अमित शाह जी के ऊपर थी। अभी अमित शाह जी का जो समय चल रहा है आने वाले दिसंबर के बाद, उनको काफ़ी सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका अभी वो रेवती नक्षत्र में जब शनि जाएगा तब, और जब राहु अपना स्थान, राहु केतु अभी दिसंबर में जब अपना स्थान बदलेंगे, उसके बाद से अगले 3 से 4 महीने उनको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। हेल्थ का, अपने मतलब कोई भी अनहोनी, मतलब कुछ उनके लिए डिफ़िकल्ट टाइम उसके बाद शुरू हो सकता है। ओके, मतलब क्या ये सारी प्रेडिक्शंस जो है वो नक्षत्र बेस्ड है, राइट? सारी नक्षत्र बेस्ड, चाहे वो अष्टक वर्ग के अंदर नक्षत्र यूज़ किया हमने, ठीक है, चाहे वो हम अभी नक्षत्र की हम बात कर रहे हैं उसके बात करें, चाहे BNN से हम बात करें, वो सब नक्षत्र। तो मतलब कहानी सारी, चाहे BNN आपने कहा, KP है या फिर अष्टक वर्ग आ गया, तो ये सब जुड़े हुए नक्षत्र से ही है, राइट? देखिए अब ये KP और नाड़ी जो आजकल नाड़ी चलता है, जिसमें हम प्लैनेट, नक्षत्र और सबलॉट बात करते हैं, वो भी तो नक्षत्र का ही है। लेकिन उसमें हम नक्षत्र का नाम भी नहीं लेते। हम कहते हैं नक्षत्र लॉर्ड कौन है, क्योंकि प्लैनेट किसका रिजल्ट दे रहा है, वो सब सरफेस लेवल की जो प्रेडिक्शंस करनी है हमने,
उनके लिए वो जानकारी काफ़ी है, बहुत अच्छी है, कोई गलत नहीं है। लेकिन जिसको डेप्थ में जाना, जैसे मैं ये बोलूँगा, आपने MBBS किया, डॉक्टर बन गया आप, तो आपने नाड़ी पढ़ा, KP पढ़ा, राजशरी पढ़ा, आप डॉक्टर बन गए। अगर नक्षत्र की जानकारी नहीं है तो आप MD नहीं बन सकते। तो अगर आपको MD करना है, आपको और इवॉल्व होना है, और ज़्यादा डेप्थ, आपकी जिस तरीके से आप कुंडली देखते हो वो ही बदल जाएगा। जैसे हम कुंडली को देखते हैं आज, कोई भी कुंडली आपने देखा, आपने उसके बारे में देख के भाई लग्न क्या है, राशि कौन सी है, ये उतना ही बोल दिया। तो मैं उसको बोलता हूँ, जब नक्षत्र के ऊपर काम करने के बाद मैं उसको बोलता हूँ हमारी बड़ी एक सतही जानकारी है, बड़ी सरफेस लेवल की जानकारी हम दे रहे हैं सामने वाले को। द मोमेंट यू स्टडी नक्षत्र, आप हर एक चीज़ को अलग नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। और जैसे हम वो अलग नज़र हम उसको से बोलते हैं कि आपकी लाइफ के मतलब फ़र्क कितना है। हमने देखा कि अरे ये समय ख़राब होने वाला है, ये प्रॉब्लम आ रही है, और आपने उसको कोई रेमेडी दे दी कि भाई ये दशा ख़राब है, गोचर ख़राब है, या ये चीज़ ठीक नहीं, आप रेमेडी ले लो, ठीक हो जाएगा। ये एक जनरल एक तरीका है। जब नक्षत्र पढ़ लेते हैं तो आप स्टडी करते हैं, फिर आप कहते हैं कि आपकी लाइफ में ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। चाहे नौकरी बार बार जा रही है, तो नौकरी किस वजह से बार बार जा रही है, तो ये पैटर्न आपकी लाइफ में हर बार रिपीट हो रहा है। तो सामने वाला बोलेगा हाँ ये बात बिल्कुल सही है, हर बार मेरी ही लड़ाई हो जाती है, ऐसा हो जाता है मेरे साथ। तो उस पैटर्न को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, तो वो है। प्लस हम रेमेडीज़ की भी बात करेंगे। मतलब जैसे आपके लिए कोई नक्षत्र, जैसे नक्षत्र में नवतारा सिस्टम होता है जी। अब उसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आपके जन्म नक्षत्र से 7वां नक्षत्र जो है उसको हम वध नक्षत्र बोलते हैं, वध तारा बोलते हैं। उसके ऊपर से जब भी आपका शनि का गोचर, राहु का गोचर, केतु का गोचर होगा, तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक टाइम आएगा। ये गोचर भी लंबे लंबे होते हैं। हम क्लास में ज़रूर डिस्कस करेंगे कि हम एग्जैक्टली किस पिन पॉइंट करें, किस टाइम पर ये आएगा, खराब टाइम आएगा, लेकिन वो आपको एक इंडिकेशन मिल जाती है। ठीक है, मतलब स्वास्थ्य खराब होने वाला है, पता चल गया, तो अपने आप क्योर फिर इसकी अगर वध तारा आपको समझ में आ गई है, तो चंद्रमा जब भी उस वध तारा में हर महीने गोचर करेगा, एक बार एक नक्षत्र, तो उस टाइम पर आपको क्या रेमेडी करनी है, क्या मंत्र जाप करना है, क्या रिचुअल करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ रेमेडीज भी नक्षत्र स्पेसिफिक होंगी और नक्षत्र के ऊपर ही बेस्ड होंगी सारी रेमेडीज। तो वो चीज़ भी हम इसमें कवर करेंगे। क्या बात है, मतलब आपके लिए कौन सा बेस्ट है और कब आपको करना है वो होगा। क्या कौन सा अच्छा टाइम आएगा, वो कौन सा नक्षत्र अच्छा है, कौन सा खराब टाइम आएगा तो कौन सा नक्षत्र वाला। मतलब अब ये एक चीज़ और सर जानना है, क्योंकि ऑडियंस थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए कि हर किसी के लिए जो नक्षत्र होते हैं, कि किसी के लिए अगर मान लेते हैं रोहिणी अच्छा है तो किसी के लिए खराब भी हो सकता है, जैसे आपने नवतारा की बात की। बिल्कुल। तो इसीलिए जब कोई लोग बोलते हैं ना कि ये नक्षत्र स्टैंडर्ड, कोई देखिए ज्योतिष में कभी भी कोई चीज़ जेनरिक नहीं हो सकती। हर व्यक्ति की अपनी अलग कुंडली, हर व्यक्ति का अपना अलग वो है, तो बिल्कुल स्पेसिफिक होती है। कोई भी नक्षत्र अच्छा नहीं है, कोई भी नक्षत्र खराब नहीं है। कोई स्टैंडर्ड हम ये बोलते ये अच्छा ही होता है, ये खराब ही होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर नक्षत्र का अपना एक रोल स्वभाव है, अपना एक रोल है। हम पैदा ही उसी नक्षत्र में होते हैं जिसमें हमें होना है। ठीक है, हमें जो चीज़ लेके चलनी है, जो चीज़ कार्य करनी है हमें जीवन में, वो उसी में होते हैं। एक और सर, जो हमेशा सब लोग पूछते हैं कि ऐसा वो कौन सा नक्षत्र होता है जिसमें पैसा बहुत ज्यादा आता है। देखिए पैसा बहुत आता है, अभी हम आगे चलेंगे, अभी हम कहाँ तक पहुंचे थे उसमें, अभी हम उसी में करेंगे, पर ये पैसे की बात करने के बाद फिर हम चलते विशाखा के आगे, विशाखा के आगे चलेंगे। तो अभी हम बस आने ही वाला है पैसों वाला भी। वैसे आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ, धनिष्ठा नक्षत्र है। ऐसा माना जाता है कि धनिष्ठा मतलब धन आ जाता है उसमें, तो धनिष्ठा नक्षत्र वालों के पास पैसा अच्छा होता है, या पैसों की कमी नहीं होती उनके पास। अब आ गए हम वृश्चिक राशि में, स्कॉर्पियन, उसमें एक तो विशाखा के कुछ पद आ गए। अब जो आता है नेक्स्ट विशाखा से आ गया था अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र वाले लोग कैसे होते हैं, कैसा इनका नेचर होता है? देखिए अनुराधा वाले नक्षत्र बहुत ही, मैं तो कहूँगा बहुत ब्लेस्ड नक्षत्र है अनुराधा। और अगर आपका कोई फ्रेंड मिल जाए आपको अनुराधा वाला, तो उससे अच्छा फ्रेंड कोई नहीं है। सबसे लॉयल नक्षत्र है। ठीक है, ये इनके लिए डिसलॉयल्टी, अगर आप जैसे किसी अनुराधा वाले से कर रहे हो और उसको पता लगे आप चीटिंग कर रहे हैं उसके साथ, तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। सबसे लॉयल फ्रेंड है आपका, सबसे बड़े। बताओ ऐसा फ्रेंड जिसको आप सुबह 3 बजे फ़ोन करो, कहते हैं ना फ्रेंड जिसको आप 3 बजे फ़ोन कर सकते हो, ये वो नक्षत्र है। तो अनुराधा नक्षत्र वाले सबसे लॉयल है, बड़े अच्छे फॉलोअर हैं। जिस चीज़ के लिए, जिस भगवान जिसके ऊपर भी एक बार डिवोटेड हो गए तो उसको कभी नहीं छोड़ते। बड़े अच्छे फॉलोअर है। अनुराधा मतलब मतलब फॉलो करना। ठीक है, तो ये वो वाला नक्षत्र बहुत ही प्यारा नक्षत्र है और बहुत ही ये कहते ना बहुत लॉयल, बहुत ही मतलब ये कोई भी ग्रुप में अगर आपके दोस्त यार हैं, कुछ ग्रुप है दोस्तों का, उसमें कोई ऐसा व्यक्ति है जो सबके प्रॉब्लम्स वही सॉल्व करता है, या हर कोई बंदा उसी के पास जा रहा है,
तो समझ लो वो अनुराधा नक्षत्र है, जो हर एक के साथ बना के रखेगा, हर किसी के साथ जब भी कोई प्रॉब्लम होगी हर व्यक्ति उसी के साथ डिस्कस करेगा। ओके, तो ये मतलब कह सकते हैं अगर किसी को अच्छा दोस्त बनाना है तो वो अनुराधा नक्षत्र वाले वो को अगर बनाना बहुत है। अच्छा दोस्त है आप चेक करिएगा, उसको हो सकता है वो अनुराधा नक्षत्र का ही है। क्या बात है। अब आते हैं सर इसी में ही स्कॉर्पियो में एक और नक्षत्र आता है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ नक्षत्र, ज्येष्ठ नक्षत्र, ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, बड़ा, हाँ। ठीक है ना, तो हम ज्येष्ठ ज्येष्ठ को बड़ा भाई बोलते हैं या बड़ा जो भी हाँ। हमसे वो है। तो ज्येष्ठ नक्षत्र वाले के अंदर ये बड़प्पन जो है ना, ये हर चीज़ का मैं बड़ा हूँ, तो मैं, बड़े लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं, वो करते हैं, तो ये अपने आप ही बड़े बन जाते हैं और अपने आप ही ये पैदा होते ही बड़े हैं। अगर कोई ज्येष्ठ नक्षत्र में पैदा हुआ तो समझ लो छोटा भाई भी होगा अगर वो, तो वो बड़े भाई की तरह बिहेव करेगा कि मेरे को ही इसकी रक्षा करनी है, मुझे ही सब संभालना है, मैं रिस्पॉन्सिबल, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे। जो होते हैं ना ज्येष्ठ नक्षत्र वाले जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आपका सप्तम लॉर्ड जो है, ये सप्तम सेवेंथ का लॉर्ड जो भी है, अगर वो ज्येष्ठ में चला गया तो आपको हमेशा अपनी आयु से काफ़ी बड़ा वो मिलेगा, पार्टनर, या आपको ऐसे लोग बड़े लोगों में इंटरेस्ट होगा। तो वो मतलब वो ज्येष्ठ वाला जो है वो भी चीज़ आपको करेगा। तो ये ऐसे हर एक नक्षत्र का अपना अपना रोल आता है। अब आते हैं सर धनु राशि में, और ये साइकिल एक कंप्लीट हुई मतलब आज जैसे आपने कहा था ना 4 भागों में डिवाइड, हाँ जी, चार हाँ राशि में डिवाइड किया, तो ये 8 नंबर खत्म हो गई। अब फिर से केतु शुरू हो रहा है फिर से धनु राशि में। धनु राशि। तो धनु राशि में जो नक्षत्र आ रहा है वो आ रहा है मूल, जैसे हम अपनी लैंग्वेज में मूला कहते हैं, हाँ। बट है वो मूल। तो मूल नक्षत्र वाला जो है, मूल नक्षत्र, मूल का मतलब होता है जड़, ठीक है, मूल का मतलब होता है जड़। अब ये मूल नक्षत्र वाले को आप एक बेसिक नेचर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ की जड़ तक जाने का काम जो है वो मूल नक्षत्र वाले करेंगे। ये किसी भी टॉपिक में अगर घुसेंगे, मतलब अगर इन्होंने मान लीजिए ज्योतिष पढ़ना शुरू किया तो ये बिल्कुल जड़ तक जाकर, जब तक अंदर तक नहीं जाके वो उसको पूरा जितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है वो एक्सप्लोर ना कर ले तब तक उनको शांति नहीं मिलेगी। तो मूल का मतलब है जड़ तक जाना, इस रूट ऑफ ऑल थिंग्स, हर चीज़ की जड़ तक वो जाकर ही समझेंगे। ओके, अब धनु राशि में जो दूसरा नक्षत्र आ रहा है सर वो आ रहा है पूर्वाषाढ़ नक्षत्र। वो कैसा रहता है, उनका नेचर कैसा रहता है सर? पूर्वाषाढ़ जो है ना ये बहुत ही एम्बिशियस नक्षत्र है। पूर्वाषाढ़ को बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि अपनी बहुत कुछ अचीव करना है उसको। पूर्वाषाढ़ को ना मतलब ड्रीम्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ड्रीम्स ही कह लो, एम्बिशियस कह लो, एम्बिशन हम उसको एम्बिशन बोल देंगे, बहुत ही एम्बिशन। उसको लाइफ को अपनी पूरी तरीके से जीना है, खुल के जीना, सब कुछ चाहिए उसको अपनी लाइफ में। तो एक पूर्वाषाढ़ नक्षत्र वाला जैसा होगा वो यही कहेगा कि नहीं मुझे सबसे अच्छा घर चाहिए, सबसे अच्छी गाड़ी चाहिए, सबसे बड़ा ये चाहिए। तो उसको अपनी ज़िंदगी जीना है, जैसा जो भी उसका सर्कमस्टेंसेस है उसके हिसाब से, तो उसे सब कुछ चाहिए। प्लस एम्बिशियस, सबसे ज़्यादा एम्बिशियस नक्षत्र कोई है तो वो पूर्वाषाढ़। ओके, अब इसी धनु राशि में एक और नक्षत्र आता है, वो आता है सर उत्तराषाढ़ नक्षत्र। वो कैसा होता है सर, उसका नेचर किस तरीके का होता है? उत्तराषाढ़ जो है, जैसे पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ दोनों फिर काफ़ी सारे गुण आपस में क्रॉस करते हैं इनके भी। और उत्तराषाढ़ नक्षत्र जो है ये अपने आप में हम कह सकते हैं बहुत ही ऑनेस्ट नक्षत्र है, ठीक है। ऑनेस्टी, सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट नक्षत्र अगर हम बोलेंगे तो वो उत्तराषाढ़ हमारे को मिलेगा। परमानेंस, कोई चीज़ जो भी काम करे परमानेंट तरीके से करे या जो लंबे समय तक रहे। उनको चेंजेस, ज़्यादा चेंज होना, ज़्यादा मतलब ना ज़्यादा बदलाव जल्दी जल्दी हो रहा है वो सब पसंद नहीं। मतलब वो उनको स्टेबिलिटी पसंद, उनको जो हो रहा है वो परमानेंट रहे, एक चीज़ हो, एक बार हो जाए, जैसा भी हो मेरे को इतना लंबा ये चले, तो परमानेंट होकर चीज़ें चले। तो उत्तराषाढ़ वाले को वो चीज़ें समझ में आती है। और बहुत अच्छा उत्तराषाढ़ में एक और बड़ी अच्छी वो है, बहुत बढ़िया, ये पॉलिटिक्स में अगर जब जाते हैं उत्तराषाढ़ वाले तो बहुत अच्छा करते हैं। इनको नेता बनना या इनको मतलब इट इज़ अ फेवरेबल, वो लीडरशिप पोजीशन पे आना बहुत अच्छा है। तो उसके लिए भी ये उत्तराषाढ़ नक्षत्र वाले अच्छे हैं। अब सर आते हैं, क्योंकि उत्तराषाढ़ मकर में भी आ जाएगा। अब अगर हम मकर राशि में जो दूसरा आ रहा है वो आता है श्रवण नक्षत्र। ये नक्षत्र कैसा होता है सर, इसका नेचर कैसा होता है श्रवण नक्षत्र का? देखिए, श्रवण का मतलब हो गया सुनना, तो ये सुनने के बहुत मतलब ये कोई भी बात सीखेंगे अगर मतलब कुछ सीख रहे हैं तो कुछ लोगों को होता है देख के सीखना, कुछ लोगों को होता है कि फील करके सीखना। इसको हम साइकोलॉजी में अलग तरीके से देखते हैं, बट ये लोग जो है सुनने के वाले हैं। लिसनिंग इनकी सबसे बड़ी वो है, कैपेबिलिटी है। प्लस ये बहुत ही, ये भी जो है ना इसको हम बोलते थोड़े से नॉलेज बेस्ड होता है। तो इनको काफ़ी नॉलेज पसंद है, इनको नॉलेज गेन करने की वो है। बड़े श्रूड नक्षत्र है,
जो है ना बड़ा श्रूड होते हैं, ये वाले कनिंग है, श्रूड है, तो ये थोड़ा से कनिंगनेस और श्रूडनेस भी श्रावण में आएगी। सर अभी हमने श्रवण नक्षत्र की बात की जो कि मकर राशि में सेकंड नक्षत्र आ रहा है। अब मकर में सर एक और आता है, वो होता है धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र का नेचर कैसा होता है सर? अभी हमने पैसों की बात करी थी धनिष्ठा, तो धनिष्ठा वाले थोड़े से धन उनको, खैर वैसा ब्लेसिंग, उनको पैसों की ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, ऐसा देखने को मिलता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो हम बात करें धनिष्ठा मतलब पैसा ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी धनिष्ठा नक्षत्र वाले जो है ये वैसे तो सब सही है, इनके साथ कोई मतलब पैसा भी है, चीज़ें भी अच्छी हैं, बड़ी अच्छी लाइफ भी रहती है। एक प्रॉब्लम आती है धनिष्ठा वालों को, जनरली ऐसा देखा जाता है, स्पेशली जब 7th का लॉर्ड धनिष्ठा में आ जाता है तो इनको मैरिटल प्रॉब्लम्स आती है। इनकी जो शादी है वो बहुत अच्छी नहीं चल पाती, या मैरिटल रिलेशनशिप इश्यूज धनिष्ठा वालों को जनरली देख, पैसों की कोई कमी नहीं है, बट वो रिलेशनशिप वाला फैक्टर थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। ओके, अब आते हैं सर कुंभ राशि में। कुंभ राशि में धनिष्ठा भी आ गया, अब आ गया सतविसा नक्षत्र। इसका नेचर कैसा होता है सर सतविसा नक्षत्र का? देखिए शतभिषा नक्षत्र जो है ये, जैसे मैं शत का मतलब 100, हाँ। और भिषा का मतलब हम ये कहते हैं कि वो बहुत बड़ा हीलर्स या सर्जन, हम उससे जोड़ के देखते हैं, तो 100 हीलर्स या 100 फिजिशियंस, ऐसे उसके वो नाम होता है शतभिषा में। शतभिषा का एक और मतलब है शतभिषक। शतभिषक का मतलब बहरूपिया। तो ये बहुत बड़े कॉन आर्टिस्ट जो होते हैं ना, ये शतभिषा वाले बहुत बड़े कॉन आर्टिस्ट भी होते हैं, बड़े सीक्रेटिव होते हैं, अपनी फीलिंग्स को नहीं बताएंगे किसी को। मतलब शतभिषा वाले जो है, सीक्रेसी इनका बहुत बड़ा टूल है, वेरी वेरी सीक्रेटिव। ये क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सामने वाले को आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिता लेंगे, लेकिन आपके विल बी वेरी सीक्रेटिव अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। अब आता है सर इसी के बाद अगर हम कुंभ में ही बात करें तो तीसरा नक्षत्र आ रहा है, वो सर आ रहा है पूर्व भाद्रपद। अभी शतभिषा का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट वो है, आपने शतभिषा का पॉइंट है, विच इज राहु का नक्षत्र है। हाँ, राहु का नक्षत्र। तो इन लोगों को एक सावधानी बरतनी चाहिए एडिक्शन, शतभिषा वालों को एडिक्शंस को लेके। ओके, ये बहुत जल्दी एडिक्शन में पड़ सकते हैं और इनके लिए एडिक्शन छोड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा अगर हम इसको, अगर किसी का भी शतभिषा नक्षत्र है तो थोड़ा, अगर नहीं कर रहा बड़ी अच्छी बात है, अगर है तो थोड़ा संभल के करें, रहना चाहिए। ओके, अब आता है सर सतविसा के बाद नक्षत्र आता है, वो आता है सर पूर्व भाद्रपद, जो कि कुंभ में ही 3rd नक्षत्र होता है। तो इनका नेचर कैसा होता है सर? देखिए पूर्व भाद्रपद अगेन हमारा ये है तो जुपिटर का नक्षत्र, लेकिन जुपिटर वाला कोई गुण नहीं है इसमें। पूर्व भाद्रपद वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट नक्षत्र इन द एंटायर 27 नक्षत्र। इन लोगों की लाइफ जो है ये, मतलब ये समझ लीजिए इनकी लाइफ में भी, जैसे हमने आर्द्रा नक्षत्र की बात करी थी, वो क्या था, आंधी था, आंधी आई बदल गया, ये हो गया, ये बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहा है। पूर्व भाद्रपद की लाइफ में भी वैसे ही बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस, जिस चीज़ को, मतलब ये ऐसा होता है कि मतलब अगर इनके साथ कुछ हुआ, कोई भी कुछ भी चीज़ हुई, ये फिर वैसे नहीं रहेगा जैसे पहले थे, कम्प्लीटली बदल जाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा मतलब लाइफ में परेशानियाँ झेलते हैं, ये झेलते हैं। पूर्व 2 नक्षत्र है बड़े, हम ऐसा बोलते हैं जिनको मतलब एक अश्लेषण नक्षत्र हमने बात करी थी, थोड़े से डिफरेंट टाइप के होते हैं। और ये पूर्व भाद्रपद वालों की लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस, हम ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड करेंगे, प्रॉब्लम वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा चेंज, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब सी चेंजेस बहुत बड़े अप एंड डाउन, जिसमें वो पूरे बदल जाते हैं। तो वो पूर्व भाद्रपद के अंदर थोड़ा सा ये डिफिकल्ट, मतलब वन ऑफ द वेरी डिफिकल्ट नक्षत्र। अब आते हैं सर हम लास्ट राशि, जो कि मीन राशि है, जिसमें पूर्व भाद्रपद भी आ गया। पूर्व भाद्रपद के बाद आता है सर उत्तर भाद्रपद। अब जैसे पूर्व भाद्रपद हमने बात करी, मीन राशि में जब आएगा, तो उसका वो रिलेटिवली उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ओके, अगर ये कुंभ में होता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम है। शनि की राशि है तो उसमें ज़्यादा आपको टर्मोइल दिखेगा लाइफ में। कुंभ में आएगा तो उतना टर्मोइल नहीं दिखेगा। तो इसमें मीन में आएगा, मीन में एक ही चरण आ रहा है ना सर, मीन में, क्योंकि एंड राशि है लास्ट। तो अब आता है सर उत्तर भाद्रपद, वो नक्षत्र कैसा है, उसका नेचर कैसा होता है सर? पूर्व भाद्रपद की सारी हलचल के बाद उत्तर भाद्रपद फिर से एक अच्छा नक्षत्र, ठीक नक्षत्र आ गया। बहुत अच्छे काउंसलर है, बहुत अच्छे टीचर, बहुत अच्छे कंसल्टेंट, मतलब जो होता है ना किसी को ज्ञान संभालने वाला, किसी को भी ये मतलब गाइड जिसे हम बोल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया गाइड है। ये शनि का नक्षत्र है, बहुत अच्छा गाइड है, बहुत अच्छा हीलर है, बहुत बढ़िया, मतलब लोगों के दुख दर्द दूर करना, वो हमारा उत्तर भाद्रपद में आ जाएगा। ओके, अब आता है सर रेवती नक्षत्र, सबसे लास्ट नक्षत्र, 27वां नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, जो कि मीन राशि में ही आता है।
इसका कैसा नेचर होता है सर? देखिए, रेवती नक्षत्र जो है ये अपने आप में ये लास्ट नक्षत्र है हाँ। हमारा 27। ऐसा बोला जाता है कि रेवती नक्षत्र वाले ने सब कुछ देख लिया। रेवती नक्षत्र हैज गॉन थ्रू एवरीथिंग। 26 के 26 नक्षत्र की सारी कहानी पढ़ ली, अब रेवती में हो गया। अब रेवती नक्षत्र सब देखने के बाद जब आप सब कुछ देख लेते हो लाइफ में, ठीक है, तो ये आखिरी नक्षत्र है हमारा। अब फिर आपके पास जो ज्ञान आता है, सारी चीज़ें झेलने के बाद, सारी चीज़ें करने के बाद, तो वो अलग लेवल का आता है। तो रेवती नक्षत्र वाले भी बहुत ही जिसे बोलते हैं ना, बहुत अच्छे, एक उसको आप ऑप्टिमिस्ट कह सकते हो। बहुत जो सबसे ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट नक्षत्र है कि अच्छा ही होगा, वो रेवती नक्षत्र है। सबसे ज़्यादा डिपेंडेबल कोई नक्षत्र है, किसी पे डिपेंड कर सकते हो, तो वो हमारा रेवती नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र। अब आते हैं सर, जब नक्षत्र की बात हो रही है, जब किसी एक बच्चे का जन्म होता है तो एक गंडमूल कहा जाता है। ये गंडमूल क्या होता है सर? देखिए, गंडमूल नक्षत्र वैसे तो हम नहीं मानते, आजकल तो बहुत कम लोग मानते हैं उस चीज़ को। पहले पुराने ज़माने में ज़्यादा होता है, माना जाता था। मरकरी और केतु, बुध और केतु के जो भी नक्षत्र हैं, इनको गंडमूल नक्षत्र कहा जाता है, क्योंकि ये दो संधि पे आते हैं। उनको हम बोलते हैं संधि। मतलब पहला नौ का साइकिल खत्म हुआ, फिर दूसरा जब शुरू हुआ, तो ये दो की संधि हुई। दो मतलब ये एक साइकिल, दूसरी साइकिल और तीसरी साइकिल। इनको तो जब भी ये आते हैं तो रेवती, मतलब कोई भी, जैसे हम बात कर लेते हैं रेवती और अश्विनी की बात कर लेते हैं, तो रेवती का आखिरी चरण वाटर है, जैसे मैं बोला, और पहला चरण अश्विनी का फायर है। तो इसका बेसिकली अगर जो उस पीरियड में पैदा हुआ है कोई, रेवती के आखिरी चरण में और अश्विनी के पहले चरण में, तो उसकी लाइफ में थोड़ा, चूंकि दो एलिमेंट मिक्स होते हैं, दो अलग अलग एलिमेंट्स के मिक्सचर है, तो उसकी एनर्जीज थोड़ी डिफरेंट होती है। थोड़ी सी स्ट्रगल ज़्यादा होगी, थोड़ी सी परेशानी ज़्यादा होगी, थोड़ा कुछ लाइफ में चीज़ें एक्स्ट्रा हो सकती है। इसलिए उसको जोड़ के देखा गया कि ये गणमूल नक्षत्र में पैदा हो गया। हालांकि उसकी पूजा वगैरह भी कराई जाती है, सब कुछ होते हैं, बट आजकल इस पर कोई ज़्यादा वो नहीं करता। मैं भी ज़्यादा इसको नहीं मानता हूँ इस चीज़ को। सर, जैसे अगर किसी को बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम है और वो परेशान है, तो नक्षत्र उसमें किस तरीके से उनको सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, हर नक्षत्र का अपना एक बॉडी पार्ट होता है, ठीक है। हर नक्षत्र का अपना एक बॉडी पार्ट डिफाइंड है। अब ये हमें समझना पड़ेगा, हम अभी इसमें डिटेल में, जैसे हमने पहले बात करी थी, अपने जन्म नक्षत्र से 7वां नक्षत्र देखिए, वधतारा, ठीक है। वधतारा जो है, उस नक्षत्र का कौन सा बॉडी पार्ट आ रहा है। जब जब उसके ऊपर से शनि, राहु, केतु का ट्रांजिट होगा, उस पीरियड में उस बॉडी पार्ट का आपको ध्यान रखना चाहिए। और जन्म नक्षत्र जो है, उसके हिसाब से भी बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। हम कुंडली में जब मतलब हेल्थ अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, और करियर अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। दोनों ही चीज़ों और नक्षत्र के बेसिस पे हम उसको पढ़ना सीखेंगे, जो कोर्स के अंदर। क्योंकि इसमें यहाँ आकर बात करना किसी भी चीज़ के ऊपर वर्चुअली इम्पॉसिबल है, क्योंकि टॉपिक बहुत डिटेल्ड है और आधी जानकारी जानलेवा सिद्ध हो सकती है। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं देना चाहता जिसके ऊपर हम डिटेल में, थोड़ा भी डिटेल में कुछ बात करें तो वो ज़्यादा सही है। बट हाँ, हेल्थ के ऊपर, करियर के ऊपर, फाइनेंस, पैसे के ऊपर, हर एक चीज़ पे नक्षत्र का असर आता है। ओके, मतलब कह सकते हैं, जैसे अगर हेल्थ से रिलेटेड है, तो जैसे सर ने बताया कि हर एक नक्षत्र का एक बॉडी पार्ट है, और जैसे नवतारा उससे कनेक्ट होगा, तो ये बहुत डेप्थ, एक बड़ा सब्जेक्ट है जो एक कोर्स के दौरान आप करा रहे हैं। हाँ जी। तो फिर से एक बार मैं चाहूँगी आप डेट अनाउंस कर दें, कब आपका कोर्स आ रहा है। और कोर्स हमारा शुरू होने वाला है 23 तारीख को। नक्षत्र रहस्य उस कोर्स का नाम है, और इसके लगभग 60 क्लासेस मिनिमम अभी तक हमने डिसाइड करी है। 8 महीने का कोर्स है, और 1.5 से 2 घंटे की एक क्लास होगी, जिसमें हम हर नक्षत्र को 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। पहला हिस्सा जो है नक्षत्र का, वो हम बिहेवियर, स्पिरिचुअल, लाइफ लेसन्स, और उसके बाकी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, और जो सब्जेक्टिव नॉलेज है एक नक्षत्र की, जो आपके किसी का भी नेचर, बिहेवियर, पर्सनालिटी के बारे में है, उसके बारे में जानेंगे। दूसरी क्लास कम्प्लीटली प्रेडिक्टिव है, जिसमें हम हर प्लैनेट का उस नक्षत्र के हर चरण में क्या रिजल्ट आता है उसके बारे में जानेंगे। हर प्लैनेट को के कारक तत्वों पे उस नक्षत्र का क्या असर पड़ता है उसके बारे में जानेंगे। हर हाउस लॉर्ड उस नक्षत्र में आएगा तो क्या रिजल्ट आएगा उसके बारे में जानेंगे। प्लस हर एक हाउस का नेचर भाव मध्य से जोड़, हर हाउस के ऊपर वो एक एक्स नक्षत्र में होगा तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, हाउस के ऊपर क्या इम्पैक्ट करेगा। तो ये कंप्लीट डिटेल में हम लोग प्रेडिक्टिव प्लस बिहेवियरल दोनों ही चीज़ें करेंगे, और बहुत जल्द इन्हीं दोनों पे नक्षत्र के ऊपर, हालांकि बड़ा मुश्किल है कि इसको हम एक किताब में लिख पाएँ सभी चीज़ों को, बट 2 किताबें नक्षत्र का ऊपर आने वाली है। ये कोर्स शुरू होगा, उसके 1 महीने के अंदर ये 2 बुक्स भी मेरी आने वाली है जो नक्षत्र के ऊपर ही होंगी,
पार्ट 1 एंड पार्ट 2, एक अगेन बिहेवियरल और एक प्रेडिक्टिव। ओके, वाह, मतलब सर की 2 बुक भी आने वाली है नक्षत्र से रिलेटेड, जो कि अमेज़न पे हमें हाँ, मिल सब जाएगी जगह इज़िली। अवेलेबल होंगी, जब होंगी मैं बिल्कुल आपको हर से इन्फॉर्मेशन आ जाएगी सब जगह। तो थैंक यू सो मच सौरभ अवस्थी सर, बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात ये, एक ऐसा कोर्स आपने लॉन्च किया है, जिन लोगों को कहीं न कहीं ज्योतिष पे डाउट होता है, वो समझ नहीं पाते कि कई लोगों ने नक्षत्र बेस पे नहीं बता रहे हैं, इसलिए उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। तो ये कोर्स हो सकता है लोगों की लाइफ चेंज कर दे। तो जो भी नक्षत्र में इंटरेस्ट रखता है, सबसे बड़ी बात, जो भी ज्योतिष में इंटरेस्ट रखता है या एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा बहुत भी रखता है, तो उसको नक्षत्र ज़रूर पढ़ने चाहिए। और सर की तो और भी क्लासेस है, जिसमें BNN है, केपी, सर केपी भी कराते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी कराते हैं, बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा बहुत भी ज्ञान रखते हैं या सीखना चाहते हैं, आप सर से कनेक्ट कर सकते हैं। अब सर, अब आती है बात कि सर आपको कैसे, जो लोग हैं हमारे, वो आपसे कैसे कनेक्ट करें और किस तरीके से आपसे मिल सकते हैं? चलिए, हमारा चैनल है एस्ट्रोमेट्री करके, हमारी साइट भी है astrometry.in, और एस्ट्रोमेट्री आप सर्च करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, यूट्यूब चैनल से लेके इंस्टाग्राम पेज, एवरीथिंग, एंड आप उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर दिए गए हैं, उसमें सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं, रिकॉर्डेड भी हैं और लाइव कोर्सेज भी हैं। बट मैं चाहूँगा सभी लोग लाइव कोर्सेज पे ज़्यादा आए, ताकि आप सीखने को ज़्यादा मिले। बिल्कुल, आपके भी बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जिनके बारे में आप तुरंत चाहते हैं सर उसको सही से एक्सप्लेन करें, हो सकता है आपकी ना समझ में आए, तो लाइव क्लासेस सबसे बेस्ट रहती है। हाँ जी, मेरा तो ऑप्शन Live लाइव ही क्लासेस के ऊपर ही ज़्यादा है, क्योंकि रिकॉर्डेड जनरली लोग ले तो लेते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि लोग आएँ और पढ़ें, और स्पेशली, और मैं जितने भी, आप इसको ऐसा क्वेश्चन पूछो कि अच्छा, मेरे को ये क्वेश्चन पूछना है कि आपसे जो लोग पढ़ते हैं आप लोगों से, वो शौक, हॉबी वाले ज़्यादा होते हैं कि प्रोफेशनल ज़्यादा होते हैं? ओके। ठीक है, ये कैसे कैसे हो? जैसे सौरभ सर, आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हाँ होंगे, जी। तो कैसे स्टूडेंट आते हैं, जिन्हें हॉबी है एस्ट्रोलॉजी पढ़ना, या फिर अपनी जो एस्ट्रोलॉजी से पढ़ रहे हैं उससे अपना एक प्रोफेशन उन्होंने बना लिया और आज अर्न कर रहे हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा, वैसे तो जब तक हॉबी नहीं होगी या शौक नहीं होगा, आप एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे नहीं। लेकिन हमारे पास दोनों तरीके के आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, बट चूँकि हमारे कोर्सेज़ के, हमारे जितने भी कोर्सेज़ हैं, वो इतने इन डेप्थ होते हैं, इतने रिसर्च्ड होते हैं कि ज़्यादातर, मतलब मैं ये कहूँगा 60 to 70 odd %, नॉट इवन 60-70% लोग जो हैं, जिन्होंने हमसे पढ़ा है अब तक, उन लोगों ने एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट के अंदर जो भी लाइन पढ़ी है, उसको अपना प्रोफेशन बनाया। तो प्रोफेशनल लोग ज़्यादा आते हैं, या हम ये कहें कि हम उनको हॉबी के लिए आए, लेकिन बाद में उन्होंने सीख लिया तो वो प्रोफेशन उसको परस्यू करने लगे। क्या बात है। अब सबसे बड़ी बात आती है, आपके मन में बहुत सारे सवाल आए होंगे, वैसे तो कांटेक्ट नंबर इजीली सर का मिल जाएगा, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं क्या क्या है। वैसे तो सर ने बहुत डिटेल में बता दिया क्या क्या क्लासेस होंगी, कैसे कैसे क्लासेस होंगी। एक नक्षत्र पर 2 क्लासेस है, तो आप समझ सकते हैं कि नक्षत्र कितना बड़ा सब्जेक्ट है। फिर भी आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं जो नक्षत्र से रिलेटेड है, तो कमेंट करिए, उसका आंसर सर की टीम आपको देगी ही देगी। और जितना ज़्यादा हो जाए ये पॉडकास्ट प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा। तो जिनके मन में एस्ट्रोलॉजी को लेकर डाउट रहते हैं, तो आज शायद इस पॉडकास्ट से उनके डाउट क्लियर हो जाएंगे कि सिर्फ हाउस और राशि मैटर नहीं करती है, मैटर नक्षत्र बहुत ज़्यादा करते हैं, वही आपके नेचर को सही से एक्सप्लेन करेंगे कैसा आपका नेचर है। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। थैंक यू।